क्या हाल है आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। गाइस, वीडियो लेट आने के लिए सॉरी, बट अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सबसे जरूरी कमेंट बॉक्स तक स्क्रॉल डाउन करके वहाँ जो हाई बटन दिखेगा उसे जरूर दबा देना। इससे वीडियो को रीच बढ़ती है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। चलो गाइस, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। धरती एक बार फिर से अपने आइस एज पर एंटर कर चुकी थी। ग्लोबल टेम्परेचर इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और लग रहा था कि वो रुकने वाला ही नहीं है। एंड यहाँ पर न्यूज देखते हुए हान जैंक नाम के लड़के को बाहर से उसके नाम पुकारती आवाजें आती है। एंड वो बाहर देखने के लिए अपने साथ एक बैट लेकर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे क्राइसिस में कितना ज्यादा खतरा था और लोग सप्लाई के लिए किसी को भी मारने को तैयार थे। पर पीक होल से वो बाहर पाता है। बाहर उसकी वही बहुत ही खूबसूरत फ्रेंड खड़ी थी, जिसे वो काफी टाइम से ही पसंद करता था। एंड वो उसका नाम पुकारती हुए उसे बाहर बुला रही थी। एंड क्योंकि वो उसकी जानी मानी दोस्त थी, गेट को थोड़ा सा खोल कर आता वो उससे पूछता है, योना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा होगा। कि तभी गेट को थोड़ा सा खोलकर योना उसके पूरा करीब आकर उसे किस कर देती है। एंड हान यांग के तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, तो वो बस डिसाइड करता है उसके मजे लेने का। और फिर योना उसे लगातार अच्छे से चाटने के बाद अच्छे से थोड़ा गर्म होकर पीछे हो जाती है। और हान भैंक उससे पूछता है, मैंने गेट क्या खोला, तुमने झट से मुझे किस कर दिया, आखिर तुम्हें झट से क्या हो गया योना? जिस पर वो बताती है कि वो हान यांग से प्यार करती थी और ये बात को उसने अब जाकर रियलाइज किया था। और उसे इतना पता चला था कि वो और हान जैंग सिर्फ एक दूसरे के लिए बने थे। और ऐसे क्राइसिस के आने के बाद उसे रियलाइज हो गया था कि सच में वो किसके साथ रहना चाहती थी, जो उसका हमेशा साथ देगा। एंड वो हान जैंग को बताती है कि अगर उसे यकीन नहीं होता तो वो उसके दिल पर हाथ लगाकर देख सकता था। और दिल से का हाथ लगाने को कह रही थी, आप समझ ही सकते हैं। एंड फिर वो करीब आती बताती है कि वो उसके साथ कुछ भी करने को तैयार है। और उसकी लात को अपने छोटे भाई पर महसूस कर वो भी समझ जाता है कि वो पप्पू से खेलने की बात कर रही थी। पर हान जैंग अपने पर काबू करता उसे बताने की कोशिश करता है, हे योना, तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं, पर तुम जानते हो ना, अभी इस चीज का टाइम नहीं है और हमें अंदर चलना चाहिए। पर योना उसे बस उसके लिए कुछ टाइम के लिए अपनी आंखें बंद करने को कहती है, ताकि वो उसके गिफ्ट को अच्छे से कबूल कर पाए। और जब हान जैंक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, दरवाजे के पीछे हम किसी के हाथ को पाते हैं और उसकी आंखें बंद देखकर मौके का फायदा पाकर एक आदमी वहां पर आता है और सीधा अपना हाथ में पकड़ा हथियार उसके सर पर दे मारता है, जिससे अब हान जैंग एकदम मरने के हालात पर पहुंच गया था। और योना उस आदमी से एक्ट करती है कि उसे मारना नहीं चाहिए था, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि इतना वो भी जानते थे कि इस लड़के को मरना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया वैसे ही नरक बन चुकी है और खाने के लिए वैसे भी काफी कम सामान है और एक एक बंदा जितना कम होगा उनके लिए उतना बेहतर होगा। और फिर वो वहाँ पर तलाशी लेने लगते हैं कि आखिर हान जैंग ने अभी तक क्या क्या सामान जोड़ रखा था जो कि उन्हें सरवाइव करने के लिए मदद कर पाए। और यहाँ पर हान यांग की थोड़ी जिंदगी अभी भी बच रखी थी और वो दर्द से तड़पता हुआ बिना हिले डुले अपनी इस मौत का एहसास ले रहा था और अपने सामने देख रहा था। वो हरामजादी योना अब उस दूसरे बंदे के साथ मस्ती कर रही थी और अब अपनी जिंदगी का सारा दोष वो उसके ऊपर दे रहा था। और मरने से पहले वो अपने आप से वादा करता है कि अगर अगली जिंदगी कभी भी होती है तो वो सिम बनना छोड़कर एक घी का चाट बनेगा। कुछ ज्यादा हो गया कि तभी उसे महसूस होती है एक चमकती हुई गोल्डन सी रोशनी और इस अलग ही जगह पर वो उस रोशनी को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उसे काफी गर्म महसूस हो रही थी। कि तभी ही वो रोशनी तब्दील होकर लाल हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो उसके हाथ से जुड़ती चली जा रही थी और उसे अपने हाथ पर बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था कि धीरे धीरे कर वो रोशनी पूरा ही उसे निगल जाती है। और अगले पल तभी चिंता में चिल्लाते हुए उसकी जाग खुल जाती है और लंबी सांसें लेता हुआ वो देखने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर मौजूद था। एंड फिर ध्यान से देखने पर वो पाता है कि वो अपने घर में तो मौजूद था, पर वहाँ पर बर्फ का कोई भी तूफान नहीं आ रखा था। और फिर आधे घंटे बाद हम उसे बालकनी में खड़े हुए उस गर्मी का नजारा लेते पाते हैं, क्योंकि काफी टाइम बीत चुका था जब उसने लास्ट टाइम सूरज की रोशनी महसूस की थी। और डेट चेक करने पर उसे पता चला था कि इस वक्त 28 जून चल रही थी और अपोक्लिप्टो दिन बाद था, यानी जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था। एंड ये फिर से जीवित होने का मामला खुद से काफी अलग था कि इस बार एक और अलग अजीब चीज थी कि उसकी बॉडी में एक अलग सा बदलाव आ गया था। जब से वो जागा था
उसके राइट हैंड के अंदर से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जिसका मतलब वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। वो लाल रोशनी उसे दर्द नहीं करती थी, ना ही कुछ कटती थी, बस सिर्फ गर्म महसूस होती थी। और पहले तो उसे लग रहा था कि ये लाल सी रोशनी बस उसका एक भ्रम है, पर ये सच में थी। कि तभी उसे एक जोर की छींक आती है और फिर वापस देखने पर पाता है वो अजीब सी रोशनी अब हरी हो चुकी थी। और अब इस सारे रंग को किसने ट्रिगर किया था उसे इतना भी नहीं पता लग रहा था। कि तभी अजीब बात, वो रोशनी बहुत ही ज्यादा फैलने लगती है और उसके हाथ पर बहुत ही बड़ी हो जाती है। कि तभी सोफे पर बैठकर उसे अपने शरीर से बहुत ही थकान महसूस होने लगी थी, जैसे कि रोशनी उसे लगातार थकाए जा रही थी। एंड वो इरिटेट होकर गुस्से से बस अपने हाथ को हिलाने लगता है। अबे चल जा यार, भैंस की घोड़ी, मुझे नहीं चाहिए कोई लाइट। कि फिर उसे याद आता है कि ऐसी कहानियां तो वो मानवा वगैरह में भी तो पढ़ा करता था। तो एक्चुअली में क्या वो कोई ओवर पावर्ड प्रोटैगनिस्ट तो नहीं बन गया था? प्रोटैगनिस्ट वापस पास्ट में जाकर जिसके पास चीट पावर्स आ जाती है, एंड उसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो जाकर एक किचन नाइफ को पकड़ लेता है। पर ना कोई भी फायदा नहीं हो रहा था और उसे रियलाइज हो गया था कि उसके पास शायद लड़ने की तो कोई ताकत नहीं आई थी। और चीजें सोच सोच कर उसे अब जोर की भूख लगने लगी थी। बट फ्रिज में जाकर देखता है वहाँ कुछ भी खाने के लिए पड़ा ही नहीं था। पर उसे भूख इतनी ज्यादा लगी थी कि अगर शायद अब वो कुछ न खाता तो वो पक्का बेहोश हो जाता। कि तभी उसे पास में पड़ा रोस्टेड सोयाबीन का एक डब्बा दिखता है। एंड फिर काम चलाने के लिए वो स्नैक्स को ही खाने का सोचता है। एंड फिलहाल के लिए अगर वो उसे खा लेगा तो कम से कम उसका टाइम पास हो जाएगा। और फिर कुछ पेट पूजा करने के बाद उसमें हिम्मत तो आएगी सुपरमार्केट जाने की। और फिर अपने हरे हुए हाथ से वो डब्बे में से एक सोयाबीन निकालकर उसे खाने लगता है। कि जब वो उसे अपने मुंह की तरफ फेंकता है वहाँ पर एक अजीब सा धमाका होता है और धुएं के हटने पर अपने मुंह के अंदर हान जैंग पाता है। कि उसने खाई तो रोस्टेड सोयाबीन थी, तो उसके मुंह में पूरी की पूरी हरी दाल कहाँ से आ गई थी। और उसे अपने मुंह से बाहर निकालता वो सोचने लगता है, ओ तेरे भाई, अब ये क्या मामला था? खाया मैंने कुछ, गया अंदर कुछ और। क्या चीज है ये? और ये सोयाबीन है क्या? और देखा जाए तो वैसे अब मुझे थकान भी महसूस नहीं हो रही। एंड देन वो पाता है कि वो ग्रीन लाइट भी वहाँ से चली गई थी। तो पक्का इस चीज का सारा कनेक्शन उस सोयाबीन से ही था। एंड फिर वहाँ से एक मटर को तोड़कर वो पाता है कि ये तो उग गया था। एंड वो एकदम शॉक और हक्का बक्का रह गया था कि आखिर लिटरली उसने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर वो खुश होता सोच रहा था तो ये मेरी ताकत है, पर मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये काम कैसे करती है। पर जो भी हो, मुझे बाद में इसे अच्छे से स्टडी करना होगा। पर फिलहाल के लिए सबसे जरूरी काम है बाहर जाकर सप्लाई को इकट्ठा करना, उससे पहले ये दुनिया फिर से खत्म हो जाए। और फिर वो चल पड़ता है सुपरमार्केट की तरफ। और बाजार में चलता चलता वो सोच रहा था, तो एक बात मैं पक्की कर लूं पहले कि मेरे हाथ में एक लाल रोशनी है और उसके बाद वो रोशनी हरी भी बन सकती है। ये हरी रोशनी छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। पर इसके चलते दौरान मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो जाती है। पर मैंने अपने चमकते हाथों से उस सोयाबीन के दाने को टच किया था कि फिर वो मटर बन गए। आखिर साली किस तरह की ताकत है? कि तभी उसे अपने पीछे से फिर से वही जानी पहचानी आवाज आती है जो उसके नाम को पुकार रही थी। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है, योना वहाँ पर खड़ी मौजूद उसे कह रही थी, हान जैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम भी शॉपिंग के लिए जा रहे हो? लगता है कि ये किस्मत ही है जो हमें बार बार मिलाती रहती है। और हान वैंग उसे देखकर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि अभी कुछ ही घंटों पहले इस औरत योना ने अपना जाल बिछाकर उसे मरवाया था। और आप खुद ही इमेजिन करो, जिस लड़की के चक्कर में आप पूरे 3 सालों से पड़ कर रहे थे और उसे खुश करने के लिए आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ उसके लिए किया था, और आपको पता चले कि वो बस मुस्कुराकर आपका इस्तेमाल करती थी और उसके लिए आप बस एक साइड गाय थे, और उसी प्यार ने आपको इतना बड़ा धोखा भी दिया होता तो। और क्या वैसा ही गुस्से का रिएक्शन हान यांग का भी था, क्योंकि इस औरत ने उसे मरवा डाला था और वो उससे एकदम इरिटेटेड तो था, पर इस टाइम पर बदला लेने का टाइम नहीं था, क्योंकि सबसे पहले उसे सप्लाई इकट्ठा करने थे। और फिर अपने आप को पूरी तरह से शांत करने के बाद वो योना की तरफ ध्यान देता है, जो कि उसे पूछ रही थी कि आखिर हान वैंग को अचानक ही क्या हो गया था, जो उसकी इतनी लगाई गई आवाजें भी नहीं सुन पाया था। हंसता हान यांग उसे बताता है, योना, बस आज तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हें देखकर तो मैं अपने होश तक भी खो गया था। जो सुनती वो हंसकर पूछती है कि आखिर हान यांग फ्लर्टिंग में कब से इतना माहिर हो गया। पर वेल, अब जो भी हो, वो इस बात से खुश होकर बताती है कि क्योंकि वो दोनों मार्केट में मिल ही गए थे, तो आखिर वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर कुछ शॉपिंग करने क्यों नहीं चलते। एंड ये साफ साफ हान यांग के लिए इनविटेशन था
जो सुनकर पहले का हान यांग बावला हो जाता, पर अब का तो उसे साफ साफ इनकार करता वहां से जाने लगता है, ये बताकर कि आज उसे कोई जरूरी काम था, तो उसके पास थोड़ा टाइम कम था एंड चलता हुआ पूरा जानता था ये लड़की सच में मुझे फिर से एटीएम के तौर पर इस्तेमाल करने वाली थी। पर इस बार नहीं बहन, मैं इन चीजों से पहले ही पीछे हट चुका हूँ। एंड फिर वो ई रीजन की सबसे बड़ी मॉल मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर ज्यादातर हर एक तरह का सामान मौजूद था। और उसकी पिछली जिंदगी में जब अपोक्लिप्स आया था, इस जगह को तो पहले से ही पूरा का पूरा खाली कर दिया गया था और किसी को भी आज तक इतना नहीं पता चला कि उस जगह को खाली करने वाला आखिर कौन था। एंड इसलिए हान यांग के पास अब बेस्ट मौका था जितना हो सके इतने सप्लाईज इकट्ठा करने का, उससे पहले कि अपोक्लिप्स आए। और अपनी पूरी अपोक्लिप्स सर्वाइवल प्लान को याद करता वो सोचने लगता है कि उसे क्या क्या और कितना सामान चाहिए होगा, जिसमें खाने का सामान, मेडिकल सप्लाई, टूल्स वगैरह, अच्छे गर्म कपड़े, डेली नेसेसरीज और ऐसे और भी कई सामानों की तैयारी करनी पड़ेगी। पर इस वक्त सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे और आखिर इतने कम पैसों के साथ वो इन सब चीजों की तैयारी कैसे ही कर पाएगा कि तभी उसे एक मनी लोन कंपनी से मैसेज आता है, जो कि ऑब्वियसली उसे लोन ऑफर कर रही थी। और ये मैसेज देखकर हान यांग को बहुत से मस्त से आइडियाज आ जाते हैं कि आखिर लोन लेने के तो काफी कई तरीके थे एंड ऐसे ऑनलाइन भी काफी सारी एप्लीकेशन थी जिन सभी से लोन लेकर वो काफी सारे पैसे इकट्ठे कर पाएगा। और अपोक्लिप्स के आने पर उन्हें कोई भी पैसे वापस मांगने के लिए जिंदा भी नहीं बचेगा, क्योंकि अपोक्लिप्स सबको कूट डालेगी। जहर जो भी हो, बाहर यहाँ पर हम देखते हैं योना इरिटेट होकर अपना सारा गुस्सा रास्ते के पत्थर पे निकाल रही थी और इरिटेटेड होती मन में सोच रही थी कि आखिर हान यांग को उसे मना करने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि वो उसका कई में से एक सिम था जिसका वो बस हमेशा से इस्तेमाल करती आ रही थी। पर आज उसके पल रहे कुत्ते की हिम्मत हो गई थी उस पर भौंकने की। एक गरीब जिसके पास कार तक भी नहीं है, अब सोचना भी मत कि मैं तुमसे कभी भी बात करूंगी, कि तभी उसकी उम्मीदों को चीरता हुआ पीछे से एक बहुत ही महंगी कार आकर उसके सामने रोक देती है। एंड अप उस कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि हान यांग ही था और गेट को खोलता वो योना को हाई करता है। एंड योना एकदम कंफ्यूज, ये हान यांग है? हाँ, ये हान यांग है, पर इस कमीने के पास कार कहाँ से आ गई, ऐसा वो सोच रही थी। और बाहर वो प्यार से पूछती है कि क्या ये कार हान यांग की थी, जिस पर वो भी हाँ करता बताता है, हाँ ये कार तो अभी अभी खरीदी है। दरअसल मेरे पापा का बिजनेस यूएस में काफी तगड़ा चल रहा है और खुश होकर उन्होंने मुझे थोड़ा सा कैश भेजा और मैं भी उन्हें बस अभी अभी एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। और योना, जिसने सोचा था कि वो पहले से बात तक भी नहीं करेगी, अब उसकी लग्जरी कार को देखकर पिघल गई थी और एकदम अच्छी एक्टिंग करती वो इमोशनल हो कहने लगती है, अच्छा तो तुम अपने पापा को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे? मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें शॉपिंग जाने के लिए पूछा, पर तुम्हें पता है कि तुम पहले कितने कोल्ड लग रहे थे। मुझे लगा कि तुम मुझसे बात तक भी नहीं करना चाहते और कि तुम अपने दोस्त को ऐसे ही बीच में छोड़ रहे थे। और उसे मगरमच्छ के आंसू रोता देख हान यांग भी उसे एकदम करीब लाता खोखली बातें करने लगता है। योना, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कभी भी पीछे छोड़ूंगा? तुम शायद न समझ पाओ, पर तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो। एंड योना समझती हुई कि गर्म लोहे पर हथौड़ा मारना चाहिए, उसे बताती है कि हान यांग भी उसके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है एंड अगर वो चाहता है तो वो दोनों साथ में डिनर और मूवी देखने जा सकते हैं, क्योंकि आज उसने फैसला लिया था हान यांग को और भी करीब से जानने का। पर उससे पहले ही वो हराम तौर उसके सामने से गायब हो जाता है, जो देख सीरियसली योना बस ये सोच रही थी, इसकी माँ का ये कहा गया कि हान यांग उससे थोड़ा ही दूर अपनी कार के सामने मौजूद था और उसे बता रहा था कि अभी उसे घर पे ये सारा सामान रखना था, तो वो अभी उसके साथ मूवी देखने नहीं जा सकता था। और योना उससे पूछने लगती है कि आखिर हान यांग इतना सारा सामान खरीद कर क्यों लेकर आया था, जिस पर वो बस बहाना लगा देता है कि वो बस थोड़ा सा सामान लेकर आया था और साथ ही साथ सबसे स्पेशल चीज वो योना के लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया था, जिससे योना भी एकदम खुश कि हान यांग है, इतना बड़ा सिम जो है, और ऊपर से उसके बाप ने भी अभी अभी उसे पैसा भेजा था, तो पक्का उसका गिफ्ट भी काफी तगड़ा होने वाला था। और ये उम्मीदें करती वो वहाँ से घर जाने लगती है, इस उम्मीद में कि हान यांग बाद में खुद आकर उसे उसका गिफ्ट दे देगा। पर बक्सों को पकड़ा हुआ हान यांग बस सोच रहा था, हाँ शुक्र है मैं उसे बिल्कुल भी जानने नहीं दे सकता कि मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मेरी तरह थोड़ा सा भी सामान इकट्ठा कर ले। आखिरकार ये जानकारी और खाना आज जाकर इस अपोक्लिप्स में मेरे भविष्य को पक्का करने वाला है। पर योना, बस तुम इंतजार करो इस दुनिया के फिर से खत्म होने का।
और अपोक्लिप्स के आने पर तुम्हारा उस आदमी को जिसने मुझे मारा था उनका क्या वाट लगने वाली है। और अब वो धीरे धीरे कर थोड़ा सा इंतजार करने लगा था कि आखिर कब ये अपोक्लिप्स आए और उन सब की वाट लगेगी। और अब हो चुकी थी 29 जून और वो डिजास्टर जिसमें सब कुछ -डिग्रीज में चला गया था वो शुरू होने वाला था 15 जुलाई को। और अगले महीने से ही धीरे धीरे करके टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाएगा और एक टाइम पर ये पूरी धरती ही बस बर्फ और तूफान में रह जाएगी। और अब हान जैंग सबसे पहले खाने का इंतजाम करता है कि आखिर इतने सारे बॉक्स से हान जैंग क्या मंगवा रहा था। और हान ब्लैंक भी सारा खाना बंद मंगवा रहा था ताकि किसी को भी शक न हो कि आखिर वो अंदर क्या स्टोर कर रहा है। और खाने के बाद जो सेंसेटिव सप्लाई थे उन्हें वो रात को खुद घर के अंदर लेकर आता है जब बाहर कोई भी मौजूद न हो। और क्योंकि अपोक्लिप्स में बिजली नहीं होगी तो इसलिए उसने जनरेटर के लिए भी काफी अच्छा इंतजाम कर लिया था और इतना तेल भी मंगवा लिया था कि वो 1 साल तक चलता रहे। और अपोक्लिप्स के चालू होने पर हीटिंग सिस्टम भी बंद हो जाएगा तो उसने अपने घर को भी उसके लिए एकदम अच्छे से मॉडिफाई करवा लिया था। और उसी के दौरान उसने खिड़कियां और दरवाजे भी पक्के करवा लिए थे ताकि उन्हें बाहर से कोई भी तोड़ ना पाए। और एक जगह सप्लाई रखने के लिए उसे एक अलग सा रूम चाहिए था। एंड ऐसे ही धीरे धीरे कर उसने हर एक चीज का इंतजाम कर लिया था। और ये सारी तैयारियां करते ही 14 जुलाई आ चुकी थी और अब बस एक दिन ही बचा था अपोक्लिप्स के आने पर। और अगली तैयारी जो उसे करनी थी वो थी सबसे मेन वाली, वो था अपनी एबिलिटी को स्टडी करना कि आखिर वो कैसे काम करती थी और उसका करना क्या था। और साथ ही साथ आगे की प्रॉब्लम ये थी कि आने वाले इस अपोक्लिप्स में जीने के लिए जो सप्लाई उसने इकट्ठे किए थे वो भी काफी नहीं होंगे। एंड अब हान जैंक ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल कर कुछ सोयाबीन्स को ग्रो किया था और वो दिखने में तो काफी स्वादिष्ट लग रही थी पर अब बारी थी उन्हें खाकर ही टेस्ट करने की। और साथ ही साथ उसने महा इनको ग्रो किया था क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं लगा था कि आखिर ये कौन सा मंत्र था जो इस एबिलिटी को चालू करने में मदद करता था। और अब बारी थी खाने को चेक करने की कि क्या वो पचने के लायक तो था ना। और वैसे ही वो एक बाइट अपने मुंह में डाल लेता है और उसे चखने के 2 मिनटों के साइलेंस के बाद वो जान पाता है कि ये खाने के लायक ही थी। यानी कि अगर वो एबिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए तो वो खाने को बना सकता था। और अब अगला स्टेप था जानने का कि आखिर इस एबिलिटी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इसे रोका जा सकता है कि किसी दिन अपना छोटा पप्पू हिलाते वो उसे न उखाड़ डाले। एंड वैसे भी उसने अभी तक उसे एक ही चीज पर टच किया था। एंड फिर वो फ्रिज के पास जाकर दरवाजा खोलकर देखता है कि उसके पास घर में क्या क्या सामान मौजूद था जिनके ऊपर वो अपनी इस एबिलिटी को टेस्ट कर पाएगा। और वैसे ही काफी टाइम बीत जाता है और इसी दौरान हान यांग बेहोश भी हो गया था और शाम के वक्त उसकी जाग खुलती है और वो देखता है कि उसने अपने हाथ में एक वेजिटेबल पकड़ रखी थी। और बेहोश होने से पहले उसने अपनी ताकत को काफी सारे प्लांट्स पर टेस्ट किया था पर उनमें से तो कोई रिएक्ट तक भी नहीं किए थे और कुछ सीड से पूरे जुल ग्रोन प्लांट बन गए थे। जैसे कि पहले सोयाबीन बनी थी और कुछ बस फट गए, धमाका कर दिए जैसे कि वो कोई बॉम्ब होते हैं। और धमाके के बाद वो ऐसे सब्सटेंस में बदल गए जो कि कोल जैसा तो लग रहा था पर काफी लाइट था। बट वेल जो भी हो उन्हें भी बाद में डिजास्टर के बाद हीट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यानी कम से कम अब वो इन सर्दियों में गर्म तो हो सकता था ना, जबकि बाकियों के तो वाट लगने वाले थे। और उसके बाद भी वो कई चीजों पर ट्राई करता रहा। एंड इस बार उसने टेस्ट किया कि अपने सांस को कंट्रोल करने पर क्या वो अपनी इस एबिलिटी को कंट्रोल कर पाएगा। कि तभी उसके हाथ में एक सब्जी उग जाती है जिससे परेशान है वो बस कह रहा था, सच में यार कैसे काम करती है ये एबिलिटी। कभी तो किसी बाप की भी नहीं सुनती और कभी खुद ही काम कर जाती है। एंड उसे अभी तक इस एबिलिटी को कंट्रोल करने का कोई भी पैटर्न नहीं मिला था और वो सोचने लगता है कि आखिर कौन सा तरीका इसे कंट्रोल करने के लिए अच्छे से काम आएगा। पर उसे एक चीज का आइडिया तो लग गया था कि ये जो भी तरीका था वो पक्का उसके मन के साथ जुड़ा हुआ था और वही इसे एक्टिव करने की कंडीशन होगी। और फिर वो अपनी आंखें बंद कर कुछ मेडिटेट करने का ट्राई करने लगता है और ऐसा सोचने लगता है कि जैसे वो नेचर साथ में हो और वो उस खुले नेचर में एकदम खुला होकर घूम रहा था। उसका शरीर और दिमाग इसी ही अलग सी दुनिया का एक हिस्सा थी और वो अपने आत्म को नेचर से जोड़ने की कोशिश करता है। और लो क्या बन गई बात, जब वो अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलकर वो पाता है कि सच में पहली बार वो अपनी इस ताकत को कंट्रोल कर पाया था और इस बार उसने अपनी चाहत से इस एबिलिटी को चलाया था। और अब बारी थी उस एबिलिटी को टेस्ट करने की मीट पर, क्योंकि अगर वो खा सकेगा तो उसका और भी वायदा होगा। एंड वो उस पर हाथ रखकर उसे चेक तो करने की कोशिश करता है बट उसका कोई भी रिएक्शन नहीं आता, जिससे उसे लगता है कि शायद ये एबिलिटी सिर्फ प्लांट्स पर ही काम करती थी। एंड इस बात से वो थोड़ा इरिटेटेड था
क्योंकि जो चीजें सबसे स्वादिष्ट होने वाली थी वो उसके लिए कोई जुगाड़ कर भी नहीं पा रहा था। एंड वो ऐसा ही अपने ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसे याद आता है कि जब वो मेडिटेट कर रहा था उसे अपने कॉन्शियसनेस में एक नहीं बल्कि दो कलर दिखाई देते थे, और उसने अभी तक उस लाल कलर का इस्तेमाल किसी पर किया तक नहीं था। एंड इसलिए अब वो फैसला करता है उस रेड लाइट का इस्तेमाल करने का। एंड कुछ कर कर वो उस रेड लाइट को अपने हाथ से बाहर निकाल पाता है, और वो रेड लाइट उसके पकड़े गए मीट उसने जो पकड़ा हुआ मीट था उस पर चमकने लगती है कि तभी उस मीट की एकदम बुरी हालत हो जाती है, जिसपे एक पल को हान जैंग डर भी गया था और खुश भी था कि शुक्र है उसने इस रेड लाइट का इस्तेमाल अपने मीट पर नहीं किया था। और उस अजीब बने मीट को वो फेंक देता है। एंड फिर टाइम बाद उसे फिर से पकड़कर उठाता सोचता है ये मीट रेड लाइट पर रिएक्ट किया था, और ऐसा लग रहा है कि रेड लाइट ने उसे कुक वगैरह कर दिया, पर फट बहुत ही गंदा कुक किया है। क्या रेड लाइट का इस्तेमाल सिर्फ चीजों को गर्म करने के लिए किया जा सकता है? नहीं, पर मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, बल्कि हान ब्लैंक को ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस था, जैसे चीजों को अलग करना। एंड एक हाथ में रेड लाइट को चुकाते हुए उसने अपने हाथ में वो मीट पकड़ा था, और फिर अपने दूसरे हाथ से वो कुछ सोयाबीन्स को पकड़ लेता है, इन ख्यालों में कि ग्रीन लाइट अगर एवोल्यूशन करती है और रेड लाइट इसका बिल्कुल उल्टा, तो क्या होगा अगर वो इन दोनों को कंबाइन कर डाले तो? एंड दोनों लाइट से दोनों हाथ में पकड़े गए सामानों को वो साथ में जोड़ देता है। फिर उसका आउटकम ऐसा निकलता है जैसा उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उसके हाथ में पकड़ा गया मीट बड़ा हो गया था, एंड वो एकदम खुश कि वो अपनी बाती चीजें भी बड़ी कर पाएगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। एंड देन वो रियलाइज करता है कि उसके हाथ में पकड़ी गई सोयाबीन्स भी गायब हो गई थी। मतलब शायद किसी तरह वो इस मीट के साथ मर्ज हो गई थी। एंड उसे सूंघता हुआ वो कहने लगता है कि ये तो सच में कमाल है, और ये सूंघने और देखने में भी बिल्कुल असली मीट की तरह ही है, पर न जाने क्यों इस बार ये पहले से भी ज्यादा फ्रेश लग रहा है। एंड फिर वो डिसाइड करता है वही चीज एक और बार करने की, पर उसे थोड़ा पता होना चाहिए था, पर ना, उसकी अगली बार की सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। और अब बेचारा परेशान कि अब उसने क्या गलत कर दिया। और अब इन सारी बातों से थककर वो सोचता है कि वो इस चीज में बाद में टाइम लगाएगा, क्योंकि वैसे भी वो ऑलरेडी काफी चीजें तो सीख गया था कि कौन सी एबिलिटी कहाँ काम करती है और किससे वो क्या क्या कर सकता था। एंड एक बार तो उसे त्याल भी आता है कि क्या पता जब वो अपनी इस एबिलिटी को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाए वो इस दुनिया के एक दिन सुपर हीरो बन जाए। इस अपोक्लिप्स के आने से पहले इस त्याल को अपने दिमाग में छोड़कर उसे तभी याद आता है कि बचने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले भी वो खाने की कमी की वजह से थोड़ी न मरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल डिफेंसलेस था और उसे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ हथियार चाहिए थे। एंड फिर वो अपने सभी सामान को सपेटता हुआ टेम्परेचर के कम होने से पहले कहीं जाकर ये हथियार वगैरह इकट्ठे करने का जुगाड़ करना था कि तभी ही खिड़की से बाहर वो पाता है कि बाहर बर्फ पड़ना ऑलरेडी शुरू कर गई थी, और वो दिन जल्दी ही करीबी था जब इस दुनिया का जल्दी चप्पा चप्पा बदलने वाला था। और क्योंकि टेम्परेचर आने वाले हफ्तों में बहुत ही ज्यादा गिरने वाला था, तो वो बाहर निकल जाता है फटाफट किसी तरह गन का जुगाड़ करने के लिए। पर इस जगह पर गन्स वगैरह खरीदना इल्लीगल था, और न ही उसका किसी ऐसे बंदे के साथ कनेक्शन वगैरह था। एंड वो इधर उधर त्याल सोचता घूम ही रहा था कि उसे एक जाना माना बंदा दिखता है, गोल्डन बाल, सोने की चेन डाल रखी और अपने अलग ही फैशन में चलता हुआ वो आदमी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था कि जैसे उसकी बड़े बड़े बंदों से वात्सल्य थी। एंड वो एक बहुत ही ऊंची हस्ती थी, और उसे उस जगह पर होमलेस जॉय नाम से जाना जाता था, और उसका असली नाम लीजी ही था, पर ज्यादा करीबी बंदे उसे ब्रदर ली नाम से पुकारते थे। और वो बंदा भी हान जैंग के नेबरहुड का ही था, और ये बंदा इस एरिया के ज्यादातर हर लोगों को जानता था, और ये कोई जॉब वगैरह तो नहीं करता था, पर हमेशा ऐसे दिखावा करने की कोशिश करता था कि वो काफी बिजी है। हाँ भाई, बेसमेंट में लड़की ढूंढना मैंने फिनिश कर दिया। क्या 10 मिलियन के कोड डील? कोई नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आता हूँ। जबकि शायद उसे असलियत में पता तक न हो कि मिलियन में कितने जीरो होते हैं। एंड हान जैंग को थोड़ी उम्मीद आती है कि क्या पता ये बंदा ही किसी को जानता हो जो हथियार वगैरह यहाँ पर बेचता हो, कि तभी वो उसके पास आता है, उसे ग्रीट करता है, ओह ब्रदर ली, क्या हालचाल, कैसा चल रहा है सब कुछ? पर ली न जान पाता पूछता है कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? जो सुन हान बैंग उसे बताने लगता है, ओह ये मैं हूँ शव हान जैंग, हम पहले मिले तो है, लगता है कि ब्रदर ली मुझे याद नहीं रख पाए। जिस पर ली बताता है
कि आजकल वो कामकाज में इतना डूब गया था कि वो ज्यादातर चीजें याद तक भी नहीं कर पा रहा था। एंड फिर वो पूछता है कि हान वैंग को उससे क्या चाहिए था, जिस पर हान जैंग आसपास देखता है एंड जब वहाँ कोई नहीं होता वो ली के पास उसके कान में फुसफुसाता कहता है कि उसे एक गन खरीदनी थी। और ये हर जगह बैन हुए हथियार का नाम सुनकर ली घबराता पूछने लगता है कि आखिर उसे ये हथियार क्यों चाहिए और आखिर हान जैंग ने क्या बड़ा कांड कर दिया था, जिसका असली रीजन हान जैंग बताना नहीं चाहता था। कि फिर ली हान जैंग को बताने लगता है, देख छोटे भाई, तेरा बड़ा भाई तो एक बात पहले पक्की कर देता है, हम कुछ भी इलीगल काम नहीं करते, ठीक है ना, और गन्स वगैरह का काम पहले ही एक सीरियस बिजनेस है। भले ही मेरे कुछ कनेक्शन जरूर है, पर मैं तेरे को ऐसी मुश्किलों में नहीं डालने वाला जिसमें पढ़कर तू बाद में बहुत पछताएगा। जिस पर हान जैंग उसे बताता है कि वो कोई इलीगल काम करने की नहीं सोच रहा, बल्कि ये एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल इश्यू था और वो बहुत ही गहरी मुश्किलों में पड़ा था, जहाँ पर अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसे वो गन चाहिए थी। और फिर वो अपनी उसे ऐसी कहानी सुनाता है, एक दिन अच्छे समय पे बाइक चलाते वक्त जब मैं अपने काम पर जा रहा था, मुझे एक आदमी दिखा जो कि बस हर जगह थूक ही जा रहा था। क्या पता शायद उसने विमल खा रखा था, पर मुझे उससे भी कोई मुश्किल नहीं थी जब तक उसने सीधा वो मेरे मुंह पे नहीं थूक डाला। तो और क्या, मैंने जाकर उसका सामना करने की कोशिश की और उससे पूछा, साले तेरी हिम्मत कैसे रही मेरे पर थूकने की। पर उस कुत्ते के बच्चे ने मेरे पे एक और बार थूक डाला और मैंने उसे लगातार पेलना शुरू कर दिया। नहीं, वो वाला पेलना नहीं, बल्कि हमारी हाथापाई हो गई और मेरे से एकदम मार खाने के बाद उसने जाते जाते कहा था कि वो वापस मुझसे बदला लेगा। और मुझे लगा ये मजाक है, जब तक वो अपनी गुंडों की गैंग लेकर मेरे घर के पास नहीं आया और मुझे अकेले बंदे को वो सभी पीटने लगे और मुझसे कहा कि अगर उन्होंने मुझे फिर से देखा तो वो मुझे फिर से ऐसा पीटेंगे। आखिर वो समझते क्या थे अपने आप को, एल्विश यादव। और अब इतनी मार खाकर और इतना बेइज्जत होने के बाद मैं एक सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार चाहता हूँ। और ये मनगढ़ंत बनाई कहानी ब्रदर ली को एकदम इमोशनल कर देती है। इन हरामियों की हिम्मत कैसे हुई, पहले किसी के मुंह पर थूकना और उसके बाद उन्हें मारना भी। हाँ, ये माफ नहीं किया जा सकता। एंड हान जैंग सच में कंफ्यूज था कि ये बंदा दिखता कितना अजीब था पर भोला कितना था। और अब ब्रदर ली ने हान जैंग को अपना पक्का यार बना लिया था और उसे वो बताता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो अभी अपने बड़े भाई को कॉल करेगा ताकि वो उसके हथियार का जुगाड़ कर पाए। एंड अब उन्हें जाना था उससे मिलने के लिए, जिस पर ब्रदर ली हान जैंग को बताता है कि फिलहाल वो बस से जा सकते हैं क्योंकि आज उसकी पौष नराब हो गई थी और इसलिए सर्विस में थी, वरना वो खुद ही उसे अपनी महंगी कार में ले चलता। पर हान जैंग उसकी सेक बातें जानता अपनी कार की लाइट ऑन करता बताता है कि वो वहां तक उसकी कार में भी जा सकते हैं। एंड कार में बैठे बैठे ब्रदर ली हान जैंग से पूछ रहा था कि आखिर ये कार कितनी महंगी है, जिस पर हान जैंग उसे 7 लाख युआन बताता है। और सिपाहियों, एक युआन 1 रुपया का होता है, तो बाटी की कैलकुलेशन खुद कर लेना। एंड यहाँ पर फिर ली अपनी फोटोज खींचता ऑनलाइन अपनी तगड़ी गड़ी स्टोरीज डालने लगता है, जैसा कि वो अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जा रहा हो। एंड फिर अपनी मंजिल पर पहुंचकर जब वो रुकते हैं, वहां पर ली को जानते हुए कुछ लोग आ जाते हैं जो ली से पूछने लगते हैं कि आखिर ये न्यू मॉडल की उसकी कार थी और उसने ये कहाँ से ली और कितने की ली, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस पर वो भी शो करने लगता है कि उसने ये कार अभी अभी खरीदी थी। एंड हान जैंग को सच में नहीं पता था कि आखिर इतनी फेंकने से उसे क्या मिल रहा था, जो वो उसके यहाँ मौजूद होने के बावजूद भी सबको बता रहा था कि ये कार उसकी थी। एंड देन भिरली अपने बड़े भाई से मिलने आ जाता है। आई मीन एक्चुअली में बड़ा भाई नहीं, बल्कि जिसको वो बिग ब्रदर बुलाता था। और उसे देखकर वो गैंगस्टर जैसा दिखने वाला बंदा, जिसे वहाँ के सभी ब्रदर लू कहते थे, ली से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्या करने आए हैं, वो भी इतनी लेट। जिस पर ली पहले एक सिगरेट ऑफर करता है, पर ब्रदर लू बताता है कि वो बिजी था तो उसे पटापट काम बताना होगा। और फिर ली बताने लगता है कि उसका एक पक्का यार उससे कुछ खरीदना चाहता था और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि बस एक गन थी। एंड पहले लू गौर से हान जैंग की नजरों में देखता और फिर मुस्कुराता बताता है, तो बस एक छोटी मोटी गन चाहिए तुम्हें और मुझे लगा था कि तुम कुछ मजेदार मांगोगे। और फिर वो अपने एक आदमी से गन मंगवाता है और उनके सामने रख देता है और बताता है कि ये 6000 की होगी। पर हान जैंग उसे बताता है कि उसे गन तो चाहिए थी, पर थोड़ी लंबी वाली गन, और स्पेसिफिकली वो गन जिसके साथ स्कोप होती थी। हाँ, ऑब्वियसली वो स्नाइपर की बात कर रहा था, जो सुनकर 2 मिनट पहले ब्रदर लू एकदम शांत हो जाता है और हान जैंग सोचने लगता है
कि उसने कुछ गलत तो नहीं कह डाला ना। कि तभी लू चिल्लाता उसे कहता है, ओ बाबले, तेरे को एक स्नाइपर चाहिए? तेरे को क्या लगता है कि ये गन का शॉपिंग मॉल है जहाँ पर तू जोन सी गन मांगेगा? तेरे को मिल जाएगी। अभी भी तेरे को एक छोटी गन देकर मैं एहसान कर रहा हूँ। ले नहीं है तो ले, वरना दबा हो जा। एंड उसके गुस्से को शांत करता हुआ ली जाकर उसे एक कहानी बताने लगता है कि कैसे सब कुछ 5 साल पहले शुरू हुआ था हान यांग की बीवी के साथ। कैसे कुछ लोगों ने एनटीआर कर दिया था और अब उसे जो 3 बच्चे हुए हैं वो तीनों ही उसके नहीं थे। और वो एनटीआर करने वाले गुंडे अभी भी उसे धमकी दे रहे थे। जैसे ब्रदर लू भी गुस्से में, हरामजादे, धत तेरे की, ऐसा अत्याचार करते हैं, इनको शर्म नहीं आती किसी के प्यार के साथ इतना बुरा कर्म करना। और अब हान यांग को सच में लग रहा था कि सच में उससे रिलेटेड कहानियां कुछ ज्यादा ही हो रही थी। और फिर ली लू को बताता है कि वो एक स्नाइपर राइफल का जुगाड़ कुछ दिनों में कर पाएगा। जो जानकर खुश होता हान यांग भी उसे शुक्रिया करता है। एंड फिर उसके सामने ही लू अपने बंदे को हान यांग के लिए एक सेमिटो राइफल की तैयारी करने को कहता है और साथ में ही ढेरों एम्स भी। और लू हान यांग की स्टोरी से इतना इमोशन हो गया था कि तोहफे के तौर पर वो उसे अपनी वो पिस्टल 3 में दे रहा था। एंड हान यांग जान ही पाता है कि भले ही पिछली जिंदगी में उसने कुछ बुरे लोग देखे थे और उनका अत्याचार सहा था, पर इस बार अपनी जिंदगी में वो कुछ अच्छे लोगों से भी मिल पा रहा था। कि फिर हान भैंग उसकी थोड़ी चिंता करता उसे बताता है, ओ ब्रदर लू, एक मेरे पक्के यार है जो गवर्नमेंट में काम करता है। उसने मुझे बताया था कि वेदर के साथ कुछ तो अजीब चल रहा है और साथ ही ये भी कि वो सप्लाई खरीदने की लिमिट लगाने वाले हैं। तो अगर आप हो सके जितना सप्लाई अभी इकट्ठा कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। एंड लू हान यांग की नजरों में थोड़ी सीरियसनेस देखता है जिससे उसे अंदाजा लग जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। एंड वो भी हान यांग की बात पर यकीन कर उसे मान लेता है। एंड फिर ली और वो बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। एंड ली बातें कर रहा उसे बता रहा था कि उसने आज हान यांग का काम करवा दिया था क्योंकि आज उसका बड़ा भाई भी काफी अच्छे मूड में था कि शायद अगर वो कैनन मांगते तो वो भी उन्हें वो दे देता। एंड हान यांग बताता है कि ली ने भी काफी मदद की थी तो वो उसके लिए कुछ सिगरेट्स खरीद सकता था। जिस पर ली बताने लगता है, ना मेरे भाई, ऐसा करने की जरूरत नहीं, मुझे बस लोगों की मदद करनी अच्छी लगती है। पर अगर तुम बल चाहते ही हो तो खरीद कर दे सकते हो, ज्यादा मत खरीदना, बस 8 बड़े डब्बे काफी रहेंगे। और साथ ही मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जब वो खत्म होगा देखना मैं तुम्हें कहीं घूमने लेके जाऊंगा। और यहाँ पर हान भैंग तो अपने ही त्याल में डूब रखा था कि उसने ज्यादातर हर सामान इकट्ठा कर लिया था। तो अब लास्ट काम बचा था अच्छे से अपनी एबिलिटी को स्टडी करने का। और अगर उसने पूरी तरह से पूड की प्रॉब्लम को पक्का कर लिया तो उसके आगे के जिंदा बचने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। कि तभी सोचता सोचता बर्फ की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो घूमता हुआ बहुत ही जोर से जाकर गिरता है। और ली भी चिंता में भागता आता है और पूछता है कि हान वैंग ठीक तो था ना। पर यहाँ पर हान जैंग दर्द में तड़प रहा था और वो उसे बताता है कि उसकी लात टूट गई है। और फिर की चाबी निकालता हुआ वो उसे बताता है, ब्रदरली, तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। पर यहाँ घबराया ब्रदरली सारी बात सच बता देता है कि एक्चुअली में तो उसके पास ड्राइवर लाइसेंस भी नहीं था क्योंकि उसे गाड़ी भी अच्छे से चलाने नहीं आती थी और वो रूल ब्रेक भी नहीं करना चाहता था। पर हान यांग की बुरी हालत देखकर एक भाई होने के नाते वो उसे फिर भी उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। पर चलता हुआ वो एक बात पक्की कर देता है कि चाहे उसे खुद पे करना पड़ जाए पर वो गाड़ी में नहीं जाएगा बल्कि उसके लिए टैक्सी ले लेगा। और यहाँ पर एक तरफ हॉस्पिटल में हम जियो नाम की एक खूबसूरत नर्स को देखते हैं जो कि इतने ठंडे मौसम में भी काम कर रही थी और वो वहाँ की हेड नर्स थी। और उसे कॉल आती है कि स्टाफ थोड़ा कम पड़ गया था तो हेड नर्स को भी वहाँ पर मदद करने आना होगा। और वो भी समझती, मदद करने को तैयार थी। और अब हान भैंग भी उसी हॉस्पिटल में था और उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे बता रहा था कि उसकी चोट पर प्लास्टर लगेगा और 1 घंटे के लिए उसे यहाँ पर रुकना पड़ेगा और उसके बाद वो अपनी दवाइयाँ लेकर वहाँ से जा सकता है। और अब वो इस बात से परेशान था कि अपोक्लिप्स से पहले ही उसने अपनी ये हालत करवा ली थी। और क्योंकि हान जैंग को यहाँ पर 1 घंटा वेट करना था, ली हान जैंग को ये बताकर जाने लगता है कि उसके पास हैंडल करने के लिए कुछ डील्स थी, पर अगर हान जैंग को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसे कॉल कर सकता था। जिस पर हान भैंग भी उसे वहाँ से बाय कर देता है और अब बस वहाँ पर परेशान बैठा रहता है। एंड इस हॉस्पिटल में तो हर जगह बस पेशेंट ही पेशेंट मौजूद थे और इस चल रहे तूफान की वजह से भी पहले से ही मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी। हाँ, बाकी सभी तो यहाँ पर पेशेंट्स मौजूद थे
पर यहाँ क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो देखो शरीफ हूँ, आप ही कमेंट्स में बता सकते हैं। एंड यहाँ पर बस हान बैंक वेट कर रहा था कि कब तक उसकी दवाइयाँ तैयार होंगी और कब वो यहाँ से जा पाएगा, कि तभी उसे अपने सामने हिलते हुए संतरे दिखाई देते हैं। पर ध्यान से देखने पर वो संतरे नहीं थे, बल्कि वहाँ की हेड नर्स थी। एंड वो अपने काम में इतनी ज्यादा प्रोफेशनल थी कि आते ही हर जगह वो पेशेंट्स को अच्छे से संभालने लगती है। और हान जैंग तो वैसे उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस था और साथ ही उसकी तारीफें कर रहा था कि ये लड़की सच में इतनी जवान उम्र में एक हेड नर्स बन गई थी और उसकी स्किल्स भी काफी अच्छी थी। सभी पेशेंट से वो प्यार से बात कर रही थी और वो खूबसूरत भी बहुत ही ज्यादा थी, पर वो थोड़ी ज्यादा ही डिफेंसलेस थी और शायद बेवकूफ भी। और क्योंकि हान यांग का ध्यान बार बार एक जगह जा रहा था, तो वो चुपचाप अपने मुंह को ढकने का डिसाइड करता है कि तभी उसके पास ही बैठा एक बूढ़ा अंकल उस हेड नर्स को आवाज लगाता अपनी ओर बुलाने लगता है और वो भी फटाफट वहाँ पर दौड़ी चली आती है और उससे माफी मांगते बताने लगती है कि अभी उनके स्टाफ के मेंबर्स फिलहाल काफी ज्यादा कम थे, तो वो आकर अंकल की बाद में मदद कर देगी। पर वो अंकल बताता है कि उसकी पीठ में अचानक ही बहुत सी ज्यादा दर्द होने लगी थी, जो कि धीरे धीरे बस बढ़ती चली जा रही थी। एंड वो उसे उस दर्द को देखने को कह रहा था, पर नीचे से ही अपना फोन का कैमरा घुमाकर वो गलत जगह की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहा था। हब्सी बुढ़े सुधर जा। एंड यहाँ पर वो हेड नर्स माफी मांगती बताती है कि उस दर्द को चेक करने के लिए उन्हें एक्सरे करना पड़ेगा और इसलिए अंकल को थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। पर वो हब्सी बुढ़ा साला अभी भी न सुधरता। नर्स को उसकी दर्द देखने को कहता है और उसे दिखाने के लिए उसके दर्द कहाँ हो रही थी। वो उसकी कमर पर हाथ लगाकर उसे बताने लगता है कि उसे इस एरिया के आसपास दर्द हो रही थी और उसे इधर उधर छूने लगता है। पर इस बात को गुदगुदी समझती हुई वो एकदम भोली भाली नर्स बताती है कि वो तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आकर बाती डॉक्टर्स उसका एग्जामिन नहीं करते। पर हवस अंकल का हाथ तो धीरे धीरे कर और नीचे बढ़ता जा रहा था और ऐसे ही चलता रहा। वो तलत जगह पर पहुंचने वाला था कि तभी अचानक एक स्ट्रेचर आकर उसे लग जाता है और वो हब्सी बुढ़ा नीचे गिर जाता है। और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि हान जैंग ही था, जो माफी मांगता बताता है कि उसे ये स्ट्रेचर यूज करते फर्स्ट टाइम था, तो इसलिए उससे ये गलती से हुआ था। और फिर वो उस हब्सी अंकल के गिरे फोन को उठाने लगता है। ये दिखावा करता है कि वो उसकी मदद करना चाहता था और वो अंकल भी एकदम गुस्से में परेशान हो उसे पोन को न छूने को कहता है, क्योंकि पोन हाथ आ गया तो सारा सच बाहर आ जाएगा। और हान यांग उठाकर देखता है कि सच में जैसा उसे बिल्कुल शक था, ये बुढ़ा भैंस का घोड़ा अश्लील था। और फिर फोन की स्क्रीन उसकी तरफ करते वो उसे धमकाता बताता है, बुढ़े अंकल, इस समर में भी तुम्हारी हिम्मत है ऐसी हरकतें करने की? पहले तो एक नर्स की स्कर्ट को हिल्म करना और उसके बाद उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करना। मुझे एक अच्छी वजह बता दे कि मैं अभी सिक्योरिटी को न बुलाऊं और तेरे को यहाँ से पुलिस के पास न भिजवा पाऊं। और अच्छा होगा तू अभी अभी यहाँ से भाग जा। बेशक मैं तेरा सोन तेरे को नहीं देने वाला, और अगली बार मुझे तेरा चेहरा भी दिखा तो सोचना भी मत कि मैं तेरे साथ क्या करूँगा। और वो ठरकी बुढ़ा बस एकदम इरिटेट होकर वहाँ से भाग जाता है। और उस भोली वाली डपर नर्स को समझ नहीं आता कि अंकल की तो पहले पीठ में दर्द थी, तो अब वो इतनी तेजी से भाग कैसे गया। और हक्का बक्का हान जैंग बताता है कि वो बुढ़ा ठरकी था जो उसकी स्कर्ट की फिल्म कर रहा था, जिससे उस हेड नर्स को शौक लगता है और फिर उसे उस अंकल का फोन देता वो बताता है कि अब ये हेड नर्स की मर्जी थी कि वो कोप्स को बुलाना चाहती है या फिर नहीं, पर अगली बार से वो इस तरह के ठरकों से बचकर रहे तो ही फायदा होगा, वरना ऐसे लोग बस भोलेपन का फायदा उठाते हैं। और उसे शुक्रिया करती हुई वो हेड नर्स पूछती है कि पहले तो उस लड़के के पैर में चोट लगी थी, तो आखिर अब वो इतनी सही सलामत खड़ा कैसे हो पा रहा था। कि तभी हान जैंग रियलाइज करता है कि हीरो बनने के चक्कर में वो अपनी हो रही दर्द को एकदम भी भूल गया था। एंड फिर हम टाइम बाद हेड नर्स को उसका प्लास्टर बांधते हुए देखते हैं और एकदम सही सी मरहम पट्टी करने के बाद हान जैंग उसे शुक्रिया करता है, जिसका जवाब देती वो बताती है कि दरअसल उसे तो हान जैंग का शुक्रिया करना चाहिए था जो उसने उसे ऐसी मुसीबत से बचाया था, और अगर अगली बार उसे कोई ऐसा ठरकी दिखा तो वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगी और उसे मुक्के मार मार कर पीट डालेगी। जिस पर हान ब्लैंक भी बस उसे अपने आसपास के माहौल से सावधान रहने को कहता है। पर सीरियसली वो हेड नर्स अभी भी सावधान और नहीं थी, क्योंकि हान जैंग महसूस कर पा रहा था कि उसका पैर इस वक्त एकदम सॉफ्ट जगह पर था। और मरहम पट्टी के बाद हेड नर्स के बाती कलीग्स उसे मदद के लिए बुलाने लगते हैं और वो भी वहाँ से जाने लगती है हान जैंग को
ये बताकर कि उसे हर एक हफ्ते अपना पैर चेक करवाने के लिए आना ही पड़ेगा, और वो भी बातों ही बातों में बस इस बात पर हाँ कर देता है। पर अंतर ही अंतर से जानता था कि अगले हफ्ते तक ठंड बहुत ही बढ़ने वाली थी, तो वो पक्का अब वापस उसे कभी भी नहीं मिलने वाला था। और फिर थोड़ा सा उदास होकर वो वहाँ से चल पड़ता है। और अगले दिन हम देखते हैं कि तूफान और ठंड काफी बढ़ गई थी। टीवी पर न्यूज रिपोर्टर्स भी बता रहे थे कि अगले 24 घंटों तक हर एक रीजन का माहौल काफी ठंडा होने वाला था, जबकि वो जगह भी जहाँ पर कभी ठंड नहीं पड़ती थी आज एकदम ठंड में डूब रही थी। और ये बात तो काफी अननेचुरल थी, पर गवर्नमेंट अभी भी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। पर एक्सपर्ट्स के मानने से पता चल रहा था कि ये तूफान ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला, और सभी को बस गवर्नमेंट की बात मानकर शांत रहना है, और किसी को भी फालतू में सप्लाईज इकट्ठा करने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये डिजास्टर जल्दी खत्म होने वाला था। जो न्यूज देखता मजे से वाइन पीता हान यांग कह रहा था कि सच में गवर्नमेंट अपने मुंह से हमेशा झूठ ही बोलेगी लोगों को एकदम शांत और एक जगह पर बिठाए रखने के लिए। ये लोग कभी भी असली सच नहीं बताते, और अगर वो खुद फ्यूचर से वापस नहीं आया होता तो एक बार फिर से उन पर सच में यकीन कर लेता। पर चैर जो भी हो, इस बार के डिजास्टर के लिए वो बिल्कुल ही रेडी था। सारा सप्लाईज इकट्ठा कर रखा था, घर को भी पहले से पूरा पक्का कर दिया था, हीटिंग सिस्टम भी बिल्कुल ही रेडी था। और अब सब कुछ रेडी होने के बाद उसे सर्वाइवल की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि तभी उसके मोबाइल पर उसके बनाए गए नेबर्स ग्रुप के मैसेज आने लगे थे, जहां पर सभी लोग आपस में ग्रुप में बातें कर रहे थे इस डिजास्टर के बारे में। कुछ लोग इस ठंडे मौसम से खुश थे, और कुछ लोग ऑफिस से मिली छुट्टियों से भी, और कुछ लोग इस ठंड से परेशान थे कि तभी उस हाउस कॉम्प्लेक्स ग्रुप में एक मिस्टीरियस पर्सन आकर मैसेज भेजने लगता है, ये लिखकर कि इस नई दुनिया के सभी लोगों सुनो, ये तूफान कोई नॉर्मल वेदर से नहीं हुआ था, बल्कि धरती में ही कुछ न कुछ तलत हो गया था। यानी ये तूफान और मौसम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बल्कि असल में तो आइस एज ही शुरू होने वाली थी। और हान यांग एकदम हैरान कि आखिर अब ये कौन सा बावला बंदा था जिसे उसकी तरह इस अपोक्लिप्स के बारे में पहले से पता था। पर अब क्या वो मिस्टीरियस पर्सन भी उसकी तरह वापस पैदा हुआ था, या फिर सिचुएशन में कुछ और ही तलत था। बट वेल, अब ये और हान यांग को इतना अंदाजा तो लग गया था कि उसे इस मिस्टीरियस बंदे से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इस अपोक्लिप्स के बारे में किसी तरह से जानता था। और ग्रुप में सभी बातें कर रहे थे। कुछ बर्फ इकट्ठा होने की वजह से अपनी कार को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, और कुछ बाहर खाना खरीदना जाना चाहते थे पर बर्फ की वजह से नहीं जा पा रहे थे। और ऐसे ही सभी अलग अलग बातों से बाहर इकट्ठा हो रही बर्फ को कोस रहे थे। पर वो कर भी क्या सकते थे, बाहर टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। और फिर हमें एक दूसरे अंदाज से ग्रुप के बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सभी लोगों को ग्रुप के अंदर एक चैट टाइप के रूप में दिखाया जाता है। और ग्रुप में एक व्यक्ति कह रहा था कि आखिर ऐसे समय पर प्रॉपर्टी एजेंट्स कहाँ पर हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी सिचुएशन में कुछ तो करना चाहिए। और ग्रुप में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले लोग बता रहे थे कि वो इस चीज के लिए तहे दिल से माफी तो मांगते हैं, पर आखिर इतनी भारी तूफान में वो क्या ही कर सकते थे। जिस पर बाती लोग चिल्लाने लगते हैं कि आखिर उन्हें प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों को पैसे देकर क्या ही फायदा था, जब वो इतने छोटे मोटे काम भी नहीं संभाल सकते थे। एंड वो सभी अपनी फीस का रिफंड मांग रहे थे। और उनकी बातें सुनता हुआ हान यांग भी सोच रहा था कि आखिर ये लोग कितनी फालतू लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि ये तूफान खुद से कोई ऐसी चीज नहीं थी जो इंसानों के संभालने की बस की चीज थी। और तभी वहाँ पर जियांग शोई शो नाम का बंदा आकर सभी को ही शांत करता बताता है कि ये तूफान ही काफी भारी चल रहा है, तो अगर बाहर की बर्फ को उन्होंने साफ कर भी दिया तो भी कुछ ही घंटों में वो जगह फिर से बर्फ से भरी जाएगी। और अगर वहाँ के सभी लोग बहस में और लड़ने से अच्छा चुपचाप बाहर आकर एक दूसरे की मदद करते तो अभी तक वो बर्फ को साफ भी कर पाते और बाहर से थोड़ा बहुत सामान भी ले आ पाते। और वो बताता है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले लोग भी इंसान ही हैं, तो बेशक नेचुरल डिजास्टर का सामना वो भी नहीं कर सकते, तो उन सभी लोगों को बस अपना गुस्सा उन लोगों पर फालतू में नहीं उतारना चाहिए। एंड सभी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो भी उन सभी की तरह यहाँ पर रहने वाला ओनर था, तो फिर आखिर वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों का साथ क्यों दे रहा था। जिस पर वो बताता है कि वो यहाँ पर साइड्स नहीं ले रहा, बस सभी बात को सच्चे तरीके से बता रहा है कि ये काम तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक वो सभी मिलकर उसे करते रहें, क्योंकि बिना मेहनत के फल कहीं भी नहीं मिलता। और अब वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि अब वो बताए तो उन्हें आखिर सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जिस पर वो बताने लगता है कि सुपरमार्केट में कार में जाना नामुमकिन के बराबर था, और अगर उन्होंने अपनी बाहर की रोड्स को भी साफ कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी न था कि बाहर का रास्ता साफ होगा,
क्योंकि वो तो बर्फ से ढका ही होगा ना। तो उसका सजेशन था कि वो नीचे जाकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वालों की मदद करेगा ताकि वो फुटपाथ को साफ कर पाए। एंड यहाँ पर हान जैंग सोच रहा था कि वो थोड़ा बहुत अपने पास्ट की वजह से इस ओनर जियांग के बारे में जानता था, और जहाँ तक हान जैंग को याद था कि ये व्यक्ति काफी समझदार व्यक्ति था, कि तभी ग्रुप में एक और बंदा आता है और सभी को बताने लगता है कि आखिर यहाँ पर बहस की क्या ही जरूरत है, कि जो भी रोड साफ करने में मदद करना चाहता था वो बाहर जा सकता था, और जो नहीं वो बस मुंह बंद कर बैठ सकते थे। एंड ये छोटी मोटी सलाह देकर वो वहाँ से चुपचाप चला भी जाता है, कि तभी वहाँ पर ब्रदर ली भी आ जाता है और फिर से बड़ी बड़ी बातें करता वो बताता है कि वो भी नीचे मदद करना जाना चाहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी रास्ता साफ होगा उसे अपने साथियों के साथ करोड़ों का बिजनेस करने जाना था। और हान जैंग सच में उसे देखकर सोच रहा था कि दुनिया में चाहे कुछ भी बदल जाए, इस बंदे का स्वैग तो नहीं बदलने वाला था। और अब ब्रदर ली के साथ साथ कई लोग रोड साफ करने को तैयार हो रहे थे ताकि वो बाहर कुछ करके रास्ता खोल पाए। और वहीं पर हम उस हेड नर्स को भी देखते हैं जो बता रही थी कि वो थोड़ी कमजोर है पर वो ये काम करने में मदद जरूर करेगी। यानी ये नर्स भी हान जैंग के मोहल्ले में रहती थी, पर हान भैंक ने उसे नहीं पहचाना था। और वहीं पर योना भी थी जो बताती है कि उसे उन 2 दिनों में काफी ज्यादा बुखार था। अगर ब्रदर जियांग ने ऐसी एग्जाम्पल दे ही दी है तो वो भी बाहर जाकर सबकी मदद करना चाहेगी। एंड उसका एटीट्यूड देखकर हान वैंग तो पूरा जानता था कि ये कमीनी अभी भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है, कि तभी वहाँ पर काफी सारे बंदे आकर योना से फ्लर्ट करते उसे घर पर रेस्ट करने को कहने लगते हैं और बताने लगते हैं कि अगर योना बाहर जाएगी तो वो भी उसके साथ उसकी मदद करने आएंगे। एंड यहाँ एक बाहर सब कुछ मेसी पड़ता हान जैंग एकदम इरिटेट हो गया था, कि तभी फिर योना ग्रुप से बाहर आकर हान यांग को पर्सनली मैसेज भेजती, बताती है कि आखिर हान जैंग इतने दिन से कहाँ बिजी था, और उसने बताया था कि वो उसे कांटेक्ट करेगा। और साथ ही साथ वो ये भी मैसेज भेजती है कि जब हान जैंग उससे मिलने आएगा तो वो उसके लिए थोड़े से कपड़े खरीद कर ले आए तो काफी वायदा होगा। एंड फिर वो उसे कुछ सिल्टर लगाकर अपनी सेल्फीज भेजने लगती है, जिसमें वेल उसने ऊपर से तो कपड़े डाल रखे थे पर नीचे का वेल सारा ही मामला पानी साफ साफ था। नहीं, इतना भी साफ नहीं है जो तुम लोग जूम कर देख रहे हो, शर्म करो, थोड़े से गर्म हो। और हान ब्लैंक भी कह रहा था कि इतने ठंडे मौसम में वो सच में ही उसे पटाने के लिए कितने कम कपड़े डालकर फोटोज भेज रही थी। एंड फिर हान यांग सोचने लगता है कि आखिर उसे कैसा रिप्लाई देना चाहिए। एंड जो भी रिप्लाई उसने दिया था वो देखने से पता लग ही रहा था कि वो योना को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और अब तीसरा दिन था तूफान के शुरू हुए और टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस था, और अभी के अर्ली स्टेजेस में तो उन सभी का हीटिंग सिस्टम वगैरह तो चल रहा था और इंटरनेट वगैरह भी, जिसमें हान यांग एडल्ट मेडी रील्स देख रहा था। एंड वो भी ऐसी रील्स जिनमें ऐसे ठंडे मौसम में भी वो अपने शरीर को गर्म रख पाए। पर काफी टाइम बीतने के बाद धीरे धीरे कर हान यांग रील से भी बोर हो जाता है। एंड इस अपोक्लिप्स की सबसे गंदी चीज यही तो थी, वो था कि तुम्हें पता नहीं लगता था कि अकेलेपन को कैसे दूर किया जाए, और न ही उसके पैर की कंडीशन अच्छी थी जो वो कहीं बाहर जा पाए। एंड ऐसे फ्रैक्चर को ठीक होने में भी कम से कम कुछ महीने लगते थे। एंड इसीलिए वो फिर से टाइम पास करने के लिए वीडियोस वगैरह देखने लगता है, जहाँ पर उसके सामने एक सर्जिकल वीडियो आती है जिसमें ध्यान से बताया जा रहा था कि कैसे डॉक्टर ध्यान से उस आदमी के काफ ठीक कर रहे थे जो कि 15 फ्लोर से गिर गया था, और उसके अंदर के ऑर्गन्स काफी खराब थे, पर न जाने क्यों वो अचानक ही अपने आप भी ठीक हो रहे थे। एंड ये वीडियो सच थी या फिर नहीं, पर उससे हान यांग को एक चीज का आइडिया लग गया था कि आखिर उसने अभी तक अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल अपने पैर को ठीक करने के लिए क्यों नहीं किया। और फिर अपने हाथ से ग्रीन लाइट को चालू कर वो अपने पैर को पकड़ लेता है और काफी टाइम तक उसका इस्तेमाल अपने पैर पर करता है, पर उसे कुछ भी बदलाव नहीं आता। जैसे हान यांग को लगता है कि उसकी एबिलिटी इस तरह काम नहीं करती होगी, तो इसलिए अब इस चीज के बारे में ज्यादा न सोचकर वो चुपचाप डिसाइड करता है सोने का। और जब उसकी आंख लग जाती है वो अपने आप को एक अलग सी ही जगह पर पाता है, जहाँ पर वो किसी व्हाइट कोट के ऊपर बैठा हुआ था और हवा में भी न जाने कितने गोट्स के सर उड़ रहे थे, और वो एक ग्रीन और अजीब से लैंड पर उनकी सवारी कर रहा था। और यहाँ पर हान यांग उन गोट्स की सवारी करता हुआ बहुत ही तेजी से खुशी खुशी जा रहा था कि तभी उस गोट के ऊपर जोर से उछलने की वजह से हान यांग वहाँ से नीचे गिर गया था। और फिर वो पाता है कि नीचे गिरने की वजह से उसके पैर में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी।
और अब वो दर्द से चल तक भी नहीं पा रहा था कि तभी एक गोट उसके पास आकर उसके पैर के जख्म को चाटने लगती है। और हान भैंग ये समझकर कि वो गोट उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी और इसलिए प्यार से हान जैंग उसे पैट करने लगता है, जिस बात से वो गोट काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि वो उसे प्यार से उसका जख्म चाटने नहीं दे रहा था कि अचानक ही उस गोट की बहुत ही लंबी जुबान हो जाती है एंड वो हान जैंग की लात को उसके जख्म से पकड़कर उसे पूरा हवा में उठा देती है और साथ ही साथ उसके सपने में उस गोट की जुबान से भी वो हरी सी लाइट चमक रही थी कि फिर तभी हान जैंग की इस भयानक सपने से जाग खुल जाती है और वो एकदम घबराया कह रहा था, बाप रे बाप, ये क्या हो, आपकी पूरी स्क्रिप्ट का संशोधन पूरा हो चुका है, मैंने वर्तनी की त्रुटियों को सुधार दिया है और सभी आवश्यक विराम चिन्ह जोड़ दिए हैं। रहा है मेरे साथ कभी कुछ अजीब होता है तो कभी कुछ कि तभी उसका ध्यान जाता है उसके पैर की तरफ एंड वो देख पा रहा था कि वही ग्रीन लाइट उसके पैर से भी चमक रही थी और फिर वो उठकर अपनी पट्टियां वगैरह को काट देता है और पाता है कि उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो गया था और उसे अब दर्द भी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसकी मदद ग्रीन लाइट ने की थी जब वो सो रहा था। पर अगर ऐसा था तो ये पहले इंटेंटली क्यों नहीं हुआ और साथ ही उसे वो अजीब सपना क्यों आया। और फिर वो फिर से एक बार अपने हाथ में चाथू पकड़ा, अपने हाथ को थोड़ा सा उससे काटने के लिए रेडी था ताकि एक बार वो फिर से कोशिश कर पाए अपने जख्म को ठीक करने की। और फिर वो उस चातू से अपनी उंगली में एक छोटा सा कट लगा देता है और फिर वहाँ पर ग्रीन लाइट को चालू करता है तो कुछ ही पलों में उसका घाव वापस से ठीक होना शुरू हो गया था। और अब हान जैंग भी समझ गया था कि आखिर इसे कैसे इस्तेमाल करना है। बर्फ हटाना और डोनेशन कमेटी की शुरुआत। और यहाँ पर बाहर को हम देखते हैं कि सभी लोग बिल्डिंग के बाहर बर्फ हटाने में मदद करने आए थे और उन सभी को मदद करते देखता वही ग्रुप का जियांग शोयू सभी को बता रहा था कि ये काम अकेले करना सच में काफी मुश्किल होता है एंड इसलिए वो सभी का शुक्रगुजार था और खासकर अंकल लू का जो अपनी इस एज में भी मदद करने आए थे। और यहाँ पर वो पर्सन लू गुंग याओ जियांग को बता रहे थे कि यहाँ पर उसने ज्यादा मदद नहीं की बल्कि सबसे ज्यादा काम करने वाले तो उसके पीछे खड़े जुड़वा जिन ब्रदर्स थे। और हम उन जिन ब्रदर्स को भी देखते हैं जिनमें से एक का नाम जिन जीवान था और दूसरे का जिन जिम्बू। और वो दोनों ही भाई दूर देखते हैं कि एक लड़की इस बर्फ के तूफान में काम करते वक्त गिर जाती है और वो दोनों भाई फटाफट उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं। और मदद को एक्सेप्ट करती वो लड़की और कोई नहीं बल्कि हमारी वही हेड नर्स थी जिससे हान जैंग पहले मिला था और उसका नाम जिन जिहान था। और उसे वापस उठाने के बाद जिन ब्रदर्स बताते हैं कि अब वो जा रहे हैं मेन रास्ता साफ करने के लिए, तो अगर जिन जिहान को उनसे कोई भी मदद चाहिए होगी तो वो आकर उन्हें बता सकती है। पर वो बताती है कि वो ये चीजें खुद से आसानी से हैंडल कर सकती है। और यहाँ पर जियांग और अंकल लू बातें कर रहे थे कि बर्फ का गिरना सच में काफी तेजी से हो रहा था तो रास्ता साफ करने के बाद उन्हें फटाफट सप्लाईज लेकर वापस आना होगा। जिस बात से अंकल लू भी एग्री करते जियांग से पूछते हैं कि वो एक चीज के बारे में थोड़ा सा घबरा रहे थे और वो बताते हैं कि उन्होंने सुना था कि कुछ दिनों पहले से ही उनके ही नेबरहुड का उनके जैसा ही कोई ओनर अपने लिए काफी सारे सप्लाईज इकट्ठा कर रहा था एंड उसके घर के पास कई बार ट्रक आए थे, जैसे कि न जाने वो कितना सारा ही सप्लाई पहले से मंगवा रहा था एंड ये अब वो हान भैंग की ही बात कर रहे थे। पर जियांग उन्हें बताता है कि ये बातें काफी नॉर्मल होती है और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अभी अभी इस जगह पर मूव किया हो और या फिर किसी के घर में रिनोवेशन हो रही हो। परंतु अंकल लू बताते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति के सामान में काफी सारे गैस टैंक्स और एक फायर प्लेस को भी देखा था, तो ये बंदा कोई नया तो बिल्कुल नहीं था। और अंकल लू बताते हैं न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति पहले से ही इस सर्दी की तैयारी कर रहा था। और तभी वहाँ पर वो जिन ब्रदर्स आते हैं जो अंकल लू को बताते हैं कि उन्होंने मेन रास्ते को साफ कर दिया था तो वो यहाँ से फिलहाल के लिए बाहर को तो जा सकते हैं। जिस पर अंकल लू भी उन दोनों भाइयों को शुक्रिया करते हैं कि तभी उन दोनों भाइयों के पीछे अचानक से ही एक आदमी उन्हें डराता हुआ उनके पीछे आ जाता है और उस आदमी का नाम वूशु आन्यू था कि तभी उसके सर पर कोई बहुत ही जोर से एक स्नोबॉल मारकर फेंकता है एंड वो करने वाली एक लू यान नाम की लेडी थी जो वुशु आन्यू को बकवास कम और काम ज्यादा करने को कह रही थी। जिस बात पर वो चिंतिता हुआ बताता है कि इतनी देर से वो अकेला ही सब कुछ कर रहा था और लू यान बस चुपचाप साइड से देख रही थी कि यहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे थे कि तूफान बहुत ही तेज हो गया था कि जियांग यहाँ पर सभी को बताता है कि मेन रास्ता अब क्लियर हो चुका था
तो अब सभी को ही फालतू के काम छोड़कर फटाफट से सुपरमार्केट जाकर सप्लाईज लेकर लाने होंगे। और जिन ब्रदर्स भी अपनी फैमिली को कॉल करने लगते हैं कि वो पहले ही अपनी फैमिली के लिए भी सप्लाईज लाएं, कि यहाँ पर अंकल लू जियांग से पूछते हैं कि आखिर उसके इस तूफान के बारे में क्या ख्याल थे। और हम देख ही पाते हैं कि शाओ जियांग इस बात के बारे में काफी सीरियसली तो सोच रहा था, पर न जाने क्यों वो अंकल लू को बताता है कि उसे इस तूफान वगैरह की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि उसके मानने से तो ये तूफान बस थोड़ी देर का था और जल्द ही जब ये खत्म होगा सभी लोगों की जिंदगी वापस आम हो जाएगी। और वैसे भी मान लिया जाए कि ये तूफान नहीं रुकता और उनके नेबरहुड में कोई बंदा मौजूद है जिसने पहले से काफी रिसोर्सेज इकट्ठे कर रखे हैं, तो ये तो पूरे नेबरहुड के लिए ही अच्छी बात थी ना। जिस बात पर फिर अंकल लू भी हंसते हुए बताते हैं क्यों न सच में अपने बुढ़ापे पे इतना नहीं सोचना चाहिए। एंड देन वो इस बात को जाने देते हैं और यहाँ पर शाओ जियांग सभी को बताता है कि तूफान बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो उन सभी को कुछ भी कर 3 घंटों में वापस यहाँ पर आना होगा। और वो सभी फटाफट वहाँ से मार्केट को सामान लेने को निकल पड़ते हैं। एबिलिटी का क्रिटिकल पॉइंट। और यहाँ पर घर में हान जैंग मजे से खाना पीना खाकर सो रहा था जब तक उसके दरवाजे पर ब्रदर ली आकर बार बार नॉक नहीं करता। और हान जैंग भी दरवाजा खोलकर देखता है कि ब्रदर ली उसके लिए उसकी ऑर्डर की गई वो स्नाइपर गन ले आया था, जो कि सेमीटोमेटिक थी। और साथ ही साथ ब्रदर ली ये भी बताता है कि वही उनके सीनियर ब्रदर लू ने हान जैंग का शुक्रिया भी किया था, क्योंकि हान जैंग ने उन्हें एडवांस में ही कुछ सप्लाईज के बारे में बता दिया था। एंड उसने भी ऐसा किया था जो कि उसके काफी काम आ रहे थे। और साथ ही साथ हान यांग को ब्रदर ली ये भी बताता है कि सुनने में आया है इस डिस्ट्रिक्ट की जो सुपरमार्केट थी वो कल वहाँ पर सामान लेने गए तो थे, पर वो सुपरमार्केट जो थी वो पूरी की पूरी खाली हो चुकी थी। और ये बात हान यांग को भी नामुमकिन लगती है कि आखिर एक ही रात में कोई बंदा पूरी सुपरमार्केट कैसे खाली कर सकता है। और ये हैरान बात बताने के बाद ब्रदर ली वहाँ से चला जाता है। और हान यांग अपने मन में अभी भी सोच रहा था, आखिर एक ही दिन में कोई पूरी की पूरी सुपरमार्केट कैसे खाली कर सकता है? क्या मेरे अलावा किसी के पास कोई ऐसी ताकत है जिससे कोई व्यक्ति सभी सामान को किसी और डायमेंशन में डाल रहा है? यहाँ पर अब हान यांग चिंतित हो गया था कि क्या सच में कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास डायमेंशन जैसी ओवर पावर्ड एबिलिटी है। और अगर ये बात थी तो ये काफी चिंता करने वाली थी। और फिर वो अपनी एबिलिटी पर थोड़ी और रिसर्च करना चालू हो जाता है, क्योंकि अगर उसके जैसे कुछ और सुपर ह्यूमंस थे तो उसे पहले से ही सावधान होना पड़ेगा। और अभी तक तो उसे इतना पता चला था कि उसकी एबिलिटी हर तरह के फूड सप्लाई पर इफेक्ट तो करती है एंड चांस लेकर उनका साइज भी बढ़ा देती है, पर उसकी एबिलिटी की सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा लो थी। और सोयाबीन की तो 10 में से 1 की सक्सेस रेट थी, पर मीट बनाते वक्त वो हर बारी सेल हो जाता था। एंड वो इसी बात को तो समझना चाहता था और एक बार फिर से वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, पर फिर से ही सेल हो जाता है। एंड वो इस बात से इरिटेट हो गया था कि आखिर उसे सच में इसका तरीका सीखना पड़ेगा, वरना उसकी एबिलिटी का कोई भी फायदा तक नहीं होगा। एंड फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लेकर हान यांग को फाइनली थोड़ा बहुत समझ आ गया था कि आखिर उसकी एबिलिटी कैसे काम करती है। एंड उसने न जाने कितने घंटे लगातार ये काम किया था, क्योंकि उसके पास ही सेल होने का काफी ढेर भी पड़ा था। और इतने टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद उसे एक चीज पता चली थी कि ग्रीन लाइट से जो एनर्जी निकलती है वो हमेशा बराबर नहीं होती और हर एक तरह के खाने की अपनी एक अलग एनर्जी वैल्यू होती है। और हर एक एनर्जी वैल्यू पर जाने के बाद उसे लास्ट में एक क्रिटिकल पॉइंट पर रुकना होता है, जिसमें अगर वो थोड़ा भी आगे या पीछे हो जाए उसका प्रोसेस सेल हो जाता है। और हाँ, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिमिलर था वो पहले टाइम की चलती आ रही डांसिंग गेम्स की तरह। और उसी की तरह अपनी एनर्जी वैल्यू को इधर उधर घुमाता हुआ हान यांग एक बार फिर से सोयाबीन के क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंच रहा था। और वहां तक पहुंचने के बाद ही वो एकदम क्रिटिकल पॉइंट पर रुक जाता है, जिससे फाइनली वो कामयाब हो गया था। और अब सोयाबीन को छोड़कर बारी आ गई थी अगला एक्सपेरिमेंट मीट पर करने की, क्योंकि मीट वेजिटेबल से काफी अलग चीज थी। तो जब भी हान यांग फेल होता था वहाँ पर एक अजीब सा काला सा लिक्विड बन जाता था। और फिर हान यांग एक तरफ ढेर सारा मीट और एक तरफ ढेरों बीन्स रख लेता है, क्योंकि जहाँ तक उसे याद था इन दोनों को जोड़ने के बाद ही वो मीट की वैल्यू को बढ़ा सकता था। एंड फिर बिल्कुल वैसे ही सोचता हुआ
वो एक हाथ से ग्रीन लाइट और दूसरे हाथ से रेड लाइट को चालू करता उन्हीं पिन पॉइंट्स को पूरा कर रहा था। पर वही करते करते वो एक बार फिर से सेल हो जाता है और वो मीट फिर से वो ब्लैक लिक्विड बन जाता है। पर फिर से हार न मानता हुआ वो बार बार इस चीज का ट्राई करता रहता है और न जाने उस पिन पॉइंट को परफेक्ट करने के चक्कर में कितनी बार मिस होता है। और वो परेशान हो गया था इस डिफिकल्टी के लेवल से। पर अब काफी टाइम की प्रैक्टिस करने के बाद वो फाइनली इस चीज में बहुत ही अच्छा हो गया था और अब वो पहुंच गया था क्रिटिकल पॉइंट पर, जहां पर एकदम परफेक्ट जगह पर रुककर वो फाइनली अपने मीट को बढ़ा कर पाया था। नहीं, मेरा मतलब उस चीज से नहीं था। और हान यांग एकदम खुश हो गया था अपनी इस कामयाबी पर, क्योंकि उसे काफी टाइम हो गया था ये चीजें करते। उसका पेट एकदम भूख से तड़प रहा था और वो सोच रहा था आखिरकार मुझे इसका तरीका मिल गया। अब एक बार मैंने इसे कर लिया है तो अब मुझे मीट बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। योना का पाखंड। और फिर अगले दिन यहाँ पर न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि इस तूफान की शुरुआत के तीसरे दिन में ही पूरी की पूरी कंट्री में इस सेंचुरी का सबसे बड़ा तूफान चल रहा था और हर जगह पर जो हो सके वो किया तो जा रहा था। और इसीलिए इस तूफान की वजह से बिजली और सभी नेटवर्क्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे जब तक वो इस इश्यू के बारे में कुछ कर न पाए। और सरकार हर एक रीजन में सामान को भेजवा रही थी, तो तब तक सभी को अपनी सावधानी के लिए बस अपने घर पर रहना था। एंड हान यांग देख रहा था कि फिलहाल तक तो सब कुछ उसकी पिछली जिंदगी जैसा ही जा रहा था। और फिर वो फोन उठाकर अपने ग्रुप के मैसेजेस देखने लगता है, जहाँ पर न जाने कितने लोग बातें कर रहे थे। एंड फिर से भाग्य की तरह वो भी ग्रुप चैट पर एंटर कर लेता है और देखता है कि न्यूज देखने के बाद काफी लोग चिंतित हो बैठे थे, कुछ बहस रहे थे और कुछ चिंतित बातें कर रहे थे। और तभी ग्रुप चैट में अंकल लू भी आते हैं और सभी से पूछते हैं कि क्या सभी को न्यूज पर सच में भरोसा था, क्योंकि अगर सिचुएशन सच में उनके कंट्रोल के अंदर होती तो उनकी मदद के लिए अभी तक एक सपोर्ट टीम आ भी गई होती। पर अभी तक उनकी तरफ कोई रिसोर्सेज से भरा ट्रक तक भी नहीं आया था। तो सरकार के सपोर्ट की बातें तो उन्हें भूल ही जानी चाहिए। और वो बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त से सुना था कि उसने काफी सारी गाड़ियां देखी थी जो पूरी हथियारों से भरी सिटी की तरफ जा रही थी, जिससे सिर्फ एक ही बात का फैसला पक्का होता था कि शायद जल्द ही जंग शुरू होने वाली थी। जो बात सुनकर वो सभी लोग ही बातें करने लगते हैं कि अगर सच में ही जंग होने वाली है तो इसका मतलब तो यही था कि उन सभी का ही काम ऑलरेडी तमाम हो चुका था। और इस बात को हान यांग ने भी अपनी पिछली जिंदगी में भी सुना था। और तब वहाँ पर शाओ जियांग भी आकर बताता है कि अगर अंकल लू की बात सच में सही है तो उन्हें सच में पहले से अपने आप को बचाने के तरीके ढूंढने पड़ेंगे। एंड फिर वो कहता है कि अभी से ही इस नेबरहुड के काफी ऐसे ओनर्स हो गए हैं जिनका खाना अभी से ही खत्म हो गया था, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ज्यादा खाना इकट्ठा नहीं किया और न ही उन्हें इतना पता था कि आखिर ये सरकार उन तक खाना वगैरह कब भिजवा पाने वाली थी। इसलिए उसका आइडिया था तुझसे ही चीजों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना शुरू होने का और उन मुश्किल में पड़े ओनर्स की मदद करने का। एंड वो सभी को सजेस्ट करता है कि जिन ओनर्स के पास ज्यादा सप्लाई पड़े थे वो उन ओनर्स को सपोर्ट करें जिनके पास खाना खत्म हो गया था। और वो खुद से ही बताता है कि वो अपना आधा खाना डोनेट करने को बिल्कुल रेडी था, तो जिसको भी खाने की जरूरत होगी वो आकर उससे बात कर लेगी। तभी यहाँ पर वूशु आन्यू योना के पास जाता हुआ बताता है कि ब्रदर जियांग बिल्कुल ही सही कह रहे थे और अपने नेबरहुड के सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि वो साथ में इस क्राइसिस से बाहर निकल पाए। एंड वो खुद तो इस चीज में रेडी था। एंड वो ली योना से पूछ रहा था कि क्या वो ये पुण्य का काम च्युत करना चाहेगी या फिर नहीं। एंड यहाँ पर ली योना एकदम चिढ़ गई थी कि वूशु आन्यू ने इतने सारे लोगों के झुंड में उससे ये बात पूछ ली। एंड शायद इसीलिए था क्योंकि योना ने उसके पहले लव प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर वो एक्टिंग करते हुए बताती है कि एक्चुअली में उसके खुद के सप्लाई भी जल्दी खत्म होने वाले थे। एंड ये बात सुनकर सभी मर्द लोग उसकी तरफ इकट्ठा होकर पूछने लगते हैं कि क्या अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उसे दे देंगे। पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो बता रहे थे कि वो अपने सप्लाई किसी को भी नहीं देने वाले। और ऐसे ही काफी टाइम की बहस के बाद कुछ लोग जिनका दिल थोड़ा बड़ा था अपनी ओर से सप्लाई देने के लिए मान जाते हैं। एंड फिर थोड़े टाइम में वो सब कुछ सुनकर शाओ जियांग बताता है कि कई ओनर्स हैं जो मदद नहीं करना चाहते, पर काफी ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं। एंड इसलिए उसके पास एक आइडिया था, वो था कुछ लोगों को इस चीज का इंचार्ज बनाने का। एंड वो वहाँ पर रैंडम ओनर्स की कमेटी बनाने की बात कर रहा था जिनके पास सभी डोनेट किया गया खाना इकट्ठा कर जाएगा
और वो सभी लोगों को खाना बांटेंगे जिनको जरूरत होगी। जो बात सुनता हान यांग कह रहा था कि ये कमेटी तो उसकी पिछली जिंदगी में भी बनी ही थी और उसे अभी भी अच्छी तरह याद था कि ये कमेटी को सिर्फ बनाया गया था दूसरे लोगों का खाना अपने लिए पाने के लिए। का पलटवार। और अब आ गई थी 19 जुलाई और इस अपोक्लिप्स का 5वां दिन चल रहा था। बाहर का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन हो गया था। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया था, जो कि इतने ठंडे वेदर में ऑब्वियस था। और सभी लोग इस ठंड से बचने के लिए कुछ न कुछ तरह से अपनी बॉडी को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ आग के सहारे तो कुछ किसी जरिए से। और ये सब कुछ अभी तक तो बिल्कुल हान यांग की पिछली जिंदगी जैसा ही चल रहा था, सिवाय खुद हान यांग के लिए जो इस अपोक्लिप्स के मजे ले रहा था। उसके पास हीटिंग सिस्टम था, बैटरीज थी, खाना था और सब कुछ मजबूत था। और वो तो मजे से अपनी जिंदगी को गेम्स खेल रहा था कि तब गेम्स के मजे लेते हुए उसे किसी की कॉल आती है, जिसे उठाकर उसे कहा जाता है कि वहां से 101 का ओनर बोल रहा था, जो कि ब्लॉक 8 का इंचार्ज था। और जल्दी वो सभी लोग अगले 20 मिनट तक अपने बाहर की रोड साफ करने के लिए निकलेंगे, तो टाइम पर हान यांग को भी वहां पर पहुंचना होगा। जिस बात से हान यांग एकदम चिढ़ गया था। अगला भाग, बाहर बर्फ हटाना और जिन शुए से मुलाकात। जिस बात से हान यांग एकदम चिढ़ गया था कि क्या ये लोग पागल वागल तो नहीं है, बाहर इतनी ज्यादा पागलों जैसी ठंड पड़ रही थी एंड ये लोग बाहर जाकर रोड साफ करना चाहते थे, पर वो फिर भी नीचे आ ही जाता है, क्योंकि अभी उसका कोई भी इरादा नहीं था अपने नेबर्स के साथ पंगे लेने का और न ही बाकी लोगों का अपने आप पर शक डालने का, ताकि किसी को भी अंदाजा न चले कि हान यांग ने पहले से काफी सप्लाई इकट्ठे किए हैं। और फिर अपने सामने वो पाते हैं कि बर्फ ने तो उनके पहले फ्लोर की सभी एंट्रेंस को बंद ही कर डाला था और बर्फ दरवाजे से भी ऊपर ऊपर तक आ गई थी। और वो सभी लोग हैरान होते चिल्लाने लगते हैं कि अभी कल के दिन ही तो उन्होंने सामने का सारा रास्ता साफ किया था और इतनी जल्दी बर्फ इतनी ऊपर तक भर गई थी। और फिर वो सभी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ बंदे हान यांग को नोटिस करके उसे उनकी दरवाजा खोलने में मदद करने को बुलाते हैं और हान यांग भी जाकर ऐसा ही करता है। और फिर वो सभी अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनली उस दरवाजे को खोल ही देते हैं। पर उस दरवाजे के बाहर से जो ठंड निकलती है, उस ठंड से उन सभी के होश लग जाते हैं और बाहर से तूफान की हवा इतनी तेज चलकर अंदर आ रही थी कि किसी की आंखें तक भी अच्छे से नहीं खुल पा रही थी। और ठंड से बका हान यांग भी सोच रहा था, इन पागल लोगों की वजह से मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग गई। अगर ऐसे वेदर में कोई भी बाहर चला गया ना, वो तो कुछ ही पलों में ठंड से मारा ही जाएगा। एंड ये बात अब सभी समझ के चिल्ला रहे थे कि यहाँ पर वो लोग पागल नहीं है जो इस मौसम में बाहर जाएंगे। कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है ब्रदर ली की, जो एकदम हीरो बनने की कोशिश करता सभी से पूछता है कि आखिर वो सभी लोग यहाँ पर भेगी बिल्ली क्यों बन रहे थे, बल्कि मर्द होने के नाते उन्हें एटीट्यूड लेकर इस ब्लॉक को साफ करना चाहिए। और बाकी लोग उसे बताने की कोशिश करते हैं कि इस सालतू की एक्टिंग से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब मौत सामने दिख जाए तो डर सभी को लगता है। पर ब्रदरली किसी की भी न सुनता उस बर्फ को साफ करने के लिए टूट पड़ता है और अपनी पूरी ही तेजी से उस बर्फ को साफ करने लगता है। और ऐसे ही उसके लगातार काम करते करते वो कुछ ही पलों में बर्फ के अंदर रास्ता बनाकर अंदर फंस गया था। और 5 सेकंड की शांति के बाद उसकी मदद की पुकार अंदर से सभी को सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो बर्फ के अंदर फंस गया था और उसे बाहर आने का रास्ता तक भी पता नहीं चल रहा था। और फिर सभी लोग कुछ कर कर उसे घसीट कर बर्फ से बाहर निकालते हैं और हान यांग उसे बर्फ हटाता उसका हाल पूछता है और देख पाता है कि उसकी बर्फ और ठंड से बुरी हालत थी। और फिर हान यांग ब्रदर ली को उठाता बागियों को बताता है कि पहले उन्हें कार पार्क पर जाकर इंचार्ज वाले बंदे को ढूंढना चाहिए और वहां पर अपनी अटेंडेंस लगवाकर इस रास्ते को तब साफ करने का सोचना चाहिए जब बर्फ बंद हो जाती है, क्योंकि अब इस तूफान का सामना यहाँ पर इंसानों की ताकत नहीं कर सकती थी। और फिर ब्रदर ली और हान यांग दोनों साथ में उस कार पार्क पर आ गए थे, जहाँ पर शाओ जियांग सभी को बता रहा था कि बर्फ और तूफान काफी ज्यादा भारी हो चुका है, तो यहाँ की सफाई शुरू करने से पहले उन्हें थोड़ी बहुत बर्फ को हटाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये कार पार्क का बेसमेंट डोनेशन सर्विस की जगह बनेगा, जहाँ पर डोनेशन ली भी जाएगी और दी भी जाएगी। और यहाँ पर हान यांग अपनी जिंदगी में पहली बार शाओ जियांग को पर्सन टू पर्सन देख रहा था, वरना उसने अपनी पिछली जिंदगी में भी सिर्फ जियांग की बातों को ग्रुप में ही सुना था। और हान यांग सोच रहा था कि क्या इस धोखेबाज डोनेशन कमेटी की शुरुआत इसने की थी। और यहाँ पर शाओ जियांग सभी को शुक्रिया करता बता रहा था, मुझे सच में ही नहीं लगा था कि इतने सभी ओनर्स यहाँ पर खाना डोनेट करने के लिए आएंगे, जिससे हम बाकी जरूरतमंद ओनर्स की मदद कर पाए। और इसीलिए आप सभी का मैं काफी आभारी हूँ जो आपने अपना बड़ा दिल दिखाकर सभी की मदद की।
और जिन लोगों ने डोनेशन में मदद की थी वो भी बातें कर रहे थे कि यहाँ पर सच में अभी टाइम था एक दूसरे की मदद करने का, क्योंकि जब तक वो लोग साथ रहेंगे वो इस क्राइसिस से मिलकर बाहर आ सकते हैं। पर हान जैंग जानता था कि इन्हीं लोगों की सोच बाद में बहुत जल्द बदलेगी जब इन्हें अंदाजा होगा कि ये डिजास्टर तत्व नहीं होने वाला। और ब्रदर ली हान जैंग को ये बताकर चला जाता है कि उसे बाहर रहकर बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी कि तभी हान जैंग की नजर साइड में जाती है, उसकी ओर से कपड़े डाले वही प्यारी नर्स पर जिसने हान जैंग की हॉस्पिटल में मदद की थी। एंड वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये नर्स भी उनके नेबरहुड में रहती होगी और वो यहाँ बाहर को सामान को पकड़कर लेकर जा रही थी। पर भीड़ के अंदर से निकलने की वजह से उसे किसी से धक्का लग जाता है और वो सभी सामान के समेत गिरने वाली होती है। पर अहम मौके पर हान जैंग आकर उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और अंदर जिन जिहान अपनी आंखें खोल पाती है कि ये तो भाई हॉस्पिटल वाला लड़का था, पर उसे इतना भी याद था कि इसके तो पैर में चोट लग रखी थी एंड इसलिए उसका ध्यान सीधा उसके पैर की तरफ ही था। और फिर हान जैंग भी इस बात का नोटिस करता फटाफट उसे छोड़ता बताता है कि दरअसल उसकी रिकवरी की स्पीड बचपन से ही काफी तेज थी और न जाने क्यों उसकी इंजरी कुछ ही दिनों में बस अपने आप ठीक हो जाती थी एंड इसी वजह से उसका पैर भी ठीक हो गया था। जो बात सुनकर वो भी काफी इम्प्रेस हो जाती है और बताती है कि ये चीज तो कमाल की है, सच में आखिर इतना भोला कोई कैसे हो सकता है। और ये बात नोटिस कर कि उसने अपने हाथ में कुछ सामान पकड़ा था, हान जैंग उसकी मदद करने को ऑफर करता है और वो लड़की उसे पहले ही बता रही थी कि ये सामान काफी भारी है, पर हान जैंग न मानता फिर भी उसकी मदद करना चाहता था। पर जब वो अपने हाथ से उस सामान को छोड़ती है, हान जैंग के हाथ पूरे नीचे आ गए थे क्योंकि वो सामान तो सच में ही काफी भारी था। पर फिर भी हिम्मत करता उसे उठाता वो उससे पूछ रहा था कि आखिर इसके अंदर क्या सामान है, जिस पर वो बताती है कि इन बॉक्सेस के अंदर कुछ मेडिकल सप्लाई है जिन्हें वो यहाँ पर डोनेट करने वाली थी। और ये देखकर कि हान जैंग को थोड़ा स्ट्रगल हो रहा था, वो एकदम मुस्कुराती हुई उसे बताती है कि अगर ये सामान उसे कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है तो वो वापस उसे उठा सकती है क्योंकि उसके लिए ये काफी आसान था। पर हान जैंग बेइज्जती न करवाना चाहता उसे बताता है कि ये सामान इतना भी भारी नहीं था। जो सुनकर हान जैंग को दिलासा देती हुई वो बताती है कि यहाँ पर हान जैंग की गलती नहीं थी क्योंकि एक्चुअली में वो ज्यादातर हर एक मर्द से शक्तिशाली ही थी। जो बात से सरप्राइज होता हान जैंग पूछता है कि क्या वो सच में बचपन से इतनी शक्तिशाली थी या फिर हाल ही में ऐसा हुआ था, जिस पर वो बताती है कि वो बचपन से शक्तिशाली नहीं थी और इस चीज के पीछे एक खास वजह है। और वो वजह हान जैंग जानना तो चाहता था, पर वो उसे समझाती है कि ये वजह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके पास्ट से थोड़ी सी रिलेटेड है, तो वो उसके बारे में अच्छे से नहीं समझा सकती। और फिर एक बार मुड़कर वो हान जैंग से पूछते जानना चाहती थी कि आखिर वो इतनी बार मिल चुके हैं और उसने हर बार उसकी मदद भी की थी, पर उसे अभी तक उसका नाम तक नहीं पता था। और हान जैंग भी उसे अपना नाम बताता है, जो सुनकर वो भी खुशी से मुड़ती उसे बताती है कि उसका सही नाम जिन शुए है और उसे हान जैंग से मिलकर बहुत खुशी हुई। और शायद ही क्योंकि इसका असली नाम था तो मैं उसे आज से जिन शुए ही बुलाऊंगा। और फिर वो हान जैंग से पूछती है कि आखिर वो काम क्या करता है, जिस पर वो बताता है कि एकदम नल्ला है। जो सुनकर वो सरप्राइज होती है, पर क्योंकि उसका सारा ध्यान हान जैंग की तरफ भटक गया था वो फिर से ही किसी व्यक्ति से टकरा जाती है और सीधा जाकर हान जैंग के ऊपर गिरती है। और हान जैंग ने उसे संभाल तो लिया था, पर इतनी ठंड में कुछ मुलायम अंगों के छूने की वजह से हान जैंग का शरीर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था, पर वो फिर भी अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। और फिर जिन शुए वापस अपने आप को संभालती हान जैंग से माफी मांगती है, जो तो उल्टा उसकी गलती से खुश था, पर उसे उसकी काफी चिंता भी आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूली थी। और पीछे खड़ी योना हान जैंग को किसी और लड़की के साथ नोटिस कर उससे बात करने वहाँ पर आ जाती है और हान जैंग से बात करती पूछती है कि आखिर उसने आकर उससे बात क्यों नहीं करी। और फिर अब अपने प्लान के साथ वो कुछ जाकर हान जैंग से चिपकती वो उसे अपनी तरफ की जनता का स्वाद दिखाने लगती है और उससे पूछती है कि क्या ये लड़की हान जैंग की कोई दोस्त थी। एंड ये देखकर कि हान जैंग की ऑलरेडी कोई लड़की दोस्त थी, जिन शुए उसे बाय कह कुछ सामान उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। और हान जैंग पूछता है कि योना यहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर वो बताती है कि वो यहाँ पर सप्लाईज लेने आई थी एंड हान जैंग ने भी उसे कितने टाइम से कांटेक्ट नहीं किया था, तो इसलिए उसे हान जैंग की भी चिंता हो रही थी। परंतु हान जैंग बताता है कि वो उसे कुछ ही टाइम में मैसेज भेजने वाला था, जिस पर योना हंसती उसे कहती है झूठ है, मैंने अभी अभी देखा कि तुम इस लड़की से बातें करते वक्त कितने खुश थे। और फिर एकदम ब्लश करती वो हान जैंग को प्यार से पूछती है
कि क्या हान जैंग उसे अपना थोड़ा सा खाना दे सकता है, क्योंकि उसका खाना तत्म ही होने वाला था। तो इसीलिए टाइम निकालने के लिए उसे हान जैंग की मदद चाहिए होगी। और ऑब्वियसली हान जैंग अंदर ही अंदर से इस बात से बहुत ही खुश था, परंतु एक्टिंग करता हुआ वो बताता है, मेरे पास एक्चुअली में ज्यादा खाना तो नहीं बचा, पर मैं फिर भी तुम्हें खाना देने को तैयार हूँ। पर हे योना, तुमने अभी तक मेरे उस मैसेज का जवाब नहीं दिया जो मैंने तुम्हें कुछ दिनों पहले भेजा था। कि तभी हान जैंग उसे प्यार से पकड़ता है, उसके पूरे करीब आता, उससे पूछता है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उसके घर पर चलना चाहेगी और फिर वो साथ में मजे करेंगे। और योना पूरा समझ गई थी कि ये बात कहाँ तक जा रही थी, पर क्योंकि वो हान जैंग का सिर्फ इस्तेमाल ही करना चाहती थी, न कि उससे कोई रिश्ता बनाना, वो उसे बताती है कि अगर हान जैंग कभी भी उससे बात करना चाहता है तो वो बस उसे ऑनलाइन मैसेज भेज सकता है। एंड ये देखता हुआ कि योना उसका साथ नहीं दे रही थी, हान जैंग मुंह फेरता वहाँ से जाने लगता है। पर यहाँ पर योना अपना प्लान सेल नहीं करना चाहती थी, इसलिए हान जैंग को रोकने के लिए वो उसे पकड़ते हुए बताती है कि आजकल न जाने क्यों उसे लगता है कि हान जैंग एक्चुअली में पहले से बहुत ही बदल गया है, पर उसकी फीलिंग हान जैंग के लिए एकदम सीरियस थी। एंड इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि बाकी लोग सोचें कि वो हान जैंग के साथ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो अमीर है। तो इन चीजों के लिए रेडी होने के लिए योना थोड़ा वक्त मांगती है। और ये बात सुनकर बाहर से हान जैंग भी खुश होने की एक्टिंग करता है, पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि अगर उसे पहले से इसका सच न पता होता तो वो पक्का इसकी बातों में आ ही जाता। और इसीलिए धीरे धीरे कर वो योना का ये झूठा मुखौटा तोड़ना चाहता था। और साथ ही अभी उसे ये भी जानना था कि आखिर पिछली जिंदगी में वो योना का कौन आशिक था। एंड इसलिए उसका प्लान था कि वो थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल अपनी पिछली जिंदगी जैसा चलेगा, ताकि योना फिर से उस बंदे को ला पाए और फिर वो उससे अपना बदला लेगा। एंड यहाँ फिर वो योना को बताता है कि वो उससे सिर्फ मजाक कर रहा था, और साथ ही वो योना के रिप्लाई का वेट भी करेगा और कल तक उसे खाना देने भी आ जाएगा। जो बात सुनकर योना एकदम खुश हो गई थी, और जाते ही वो ये भी बताती है कि अगर हान जैंग को उससे बात करनी होगी तो वो उसे ऑनलाइन मैसेज भेज सकता है। और जाते वक्त योना एकदम खुश थी कि आखिर उसने हान जैंग को एक बार फिर से बेवकूफ बना ही लिया। और उल्टा यहाँ पर हान जैंग भी खुश था कि योना को लग रहा था कि वो उसकी बातों में आ जाएगा। और फिर अगले दिन ठंड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और हान जैंग के मोबाइल में योना के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे जो पूछ रही थी कि हान जैंग अभी तक सप्लाई लेकर क्यों नहीं आया। पर हान जैंग तो उसे पूरा इग्नोर करता बनाया गया गरम गरम खाना खा रहा था और उस मीट का स्वाद लेता कह रहा था, सच में क्या बात है, मैं इस तूफान का मजाक उड़ाता था, पर ऐसे मौसम में गर्म खाना खाने का मजा ही था। और उस मीट का स्वाद लेता कह रहा था, सच में क्या बात है, मैं इस तूफान का मजाक उड़ाता था, पर ऐसे मौसम में गरम खाना खाने का मजा ही अलग है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं हन फैंग गरम गरम खाना खाता हुआ सोच रहा था कि अभी तक के किए गए एक्सपेरिमेंट से उसे दो चीजों का पता चला था, ना कि मीट को लगातार बड़ा नहीं किया जा सकता, पर उल्टा बिल्कुल सोयाबीन की तरह ही इसे बार बार रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी वो सोयाबीन का आधा टुकड़ा इसके साथ जोड़कर बार बार मीट को बना सकता था। और आगे से वो जब भी सोयाबीन को उगाएगा वो उसके आधे टुकड़े का इस्तेमाल कर उनसे धीरे धीरे और भी बीन्स को उगा लेगा और इकट्ठा हुई सोयाबीन से सिर्फ आधी को ही खाएगा। और बिल्कुल सोयाबीन की तरह वो मीट को भी उगाएगा और फिर उन्हें जोड़कर बड़ा कर लेगा, क्योंकि मीट के एक बड़े टुकड़े को उगाने के लिए कुछ सोयाबीन्स और सारे मीट के टुकड़े इस्तेमाल होता था, जिससे उसे ज्यादा मीट वापस मिल जाता था। और ऐसे ही फिर लगातार करने के बाद उसे भविष्य में कभी भी खाने की चिंता तो नहीं होगी। और यहाँ टेलीविजन में बताया जा रहा था कि आज 20 अगस्त इस तूफान को चालू हुए 19वां दिन हो गया था और न्यूज रिपोर्टर इस वक्त आया था एक आइलैंड पर जहाँ पर तूफान बहुत ही ज्यादा तेज चल रहा था और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर भी -42 डिग्री के आसपास था और पूरा का पूरा आइलैंड ही गहरी बर्फ से ढक चुका था। और जितना ठंडा ये टेम्परेचर चल रहा था उससे पूरा का पूरा ओशन भी काफी तेजी से बर्फ बन चुका था। और इस तरह चलता रहा तो जल्द ही इंसानियत के बहुत बुरे हाल होने वाले थे। और इस न्यूज को देखता हन फैंग भी कह रहा था कि एक्चुअली सिचुएशन उससे भी ज्यादा बुरी थी जितना ये मीडिया वाले उन्हें बता रहे थे। कि तभी अचानक ही एक बहुत ही जोर का धमाका होता है और हन फैंग भी अपने आप को संभाल कर बाहर की तरफ देखता है कि सामने एक एक्सप्लोजन हुआ था, जो चीज अभी से ही नहीं न जाने काफी दिनों से हो रही थी। और हन फैंग भी इस बात के बारे में उत्सुक था कि सच में आखिर वह